अगर हमने पढ़ लिया है, ये क्या हुआ, 1 सेकेंड, ओहो सॉरी कुछ गायब हो गया था, है ना। सो अभी आ गई होगी स्क्रीन वापस, है ना। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने पढ़ा था कि अगर एक करंट कैरिंग, अरे स्क्रीन दिखाई दे रही है ना वापस, जल्दी बता दिया करो, काम की चीज है ना। ओके, तो ओरिजिनल कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी कि जो नेचुरल मैग्नेट होती है जिसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं, वो तुम लोगों ने बचपन में देखा भी होगा कि एक ब्लैक कलर की मैग्नेट होती है, जिसमें बताया जाता है, एटलीस्ट टाइम पास के लिए ना, सबने सुना होगा कि उसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो वो बार मैग्नेट जिसको हम बोलते हैं, इट इज अ स्ट्रेट रेक्टेंगुलर शेप का एक क्यूबॉइड होता है, जिसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं, जिसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मतलब क्या है? अच्छा, दिस स्पेसिफिक पार्ट इज नॉट इन एडवांस, ये जेई मेंस एंड नीट में है स्पेसिफिकली, एडवांस में ये स्पेसिफिक पार्ट नहीं है, जो बार मैग्नेट वाला पार्ट हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, बट ऑब्वियसली सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस एडवांस बिना मेंस लिए दिए तो दे नहीं लोगे, और नीट वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना सारी चीजें। ओके, सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट, जहां पे एक नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, जो इसकी एंड टू एंड लेंथ होती है बार मैग्नेट की, जिसको हम डिनोट करते हैं एलजी से। दिस इज कॉल्ड जियोमेट्रिकल लेंथ, जियोमेट्रिकल लेंथ। और जो इफेक्टिवली जहां पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल प्लेस होते हैं, वो थोड़े से अंदर प्लेस होते हैं कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द मैग्नेट। सपोजिटली दिस इज अ मैग्नेट, तो जो नॉर्थ पोल होगा वो कुछ थोड़ा सा अंदर होता है, और यहाँ पे साउथ पोल थोड़ा सा एंड से थोड़ा सा अंदर होता है। इसको हम एल एम से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। इन दोनों में आपस में क्या रिश्ता होता है, ये रिश्ता हमें बताया गया है, दैट मैग्नेटिक लेंथ जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 7/8 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है। इफ नथिंग इज गिवन इन द प्रॉब्लम, हम मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ को सेम लेंगे। अगर स्पेसिफिकली वो कहीं पर मेंशन कर रहे हैं कि भाई ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ अलग अलग वर्ड यूज किया है, देन यू हैव टू टेक दिस रिलेशनशिप। यहाँ तक कहीं कहानी सही है। साथ साथ में लिखते जाना थोड़ी थोड़ी सी चीजें, है ना, जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता जाऊंगा। बेसिक आइडिया समझते जाओ पहले एक बार, क्योंकि एक बार ना, कई बार ना बुक से पढ़ के चैप्टर थोड़ा कम समझ में आता है, तो सारी कहानियां एक बार सुन लेना ध्यान से अच्छे से। ठीक है, होता क्या है दोनों, सो बेसिकली आइडिया क्या है, ये हमारे पास एक मैग्नेट है, सिंपल, एक रेक्टेंगुलर शेप की अगर मैग्नेट है, तो समझ जाओ एक जगह पे नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, उसके बारे में अभी आई एम कमिंग। तो जो उसकी एंड टू एंड लेंथ है, उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ, जो हमने स्केल से मेजर करी है। और जो इफेक्टिवली जहां पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल प्लेस होते हैं, वो हमारी उस दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। कैन यू सी इन द डायग्राम में यार, क्लियर अच्छे से दिख रहा है ना, वो थोड़ा सा पार्ट अंदर होता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। तो वो उसमें रिलेशन क्या होता है, मैग्नेटिक लेंथ थोड़ी सी कम होती है कंपेयर टू ज्योमेट्रिकल लेंथ, एंड रिलेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दिस वन, पहली चीज। ठीक है, अच्छा इसमें ज्यादा सवाल जवाब मत करना, ये बेसिकली चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, फट से सुन लो। किसकी प्रॉपर्टीज, बार मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ओके, सो बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है, अगर हमने इस, इमेजिन करो दिस इज अ पर्टिकुलरली बार मैग्नेट, अगर हमने इसको कहीं पर भी हवा में लटकाया, तो इट विल ऑलवेज पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अर्थ। इसका मतलब क्या है समझना। तो देखा क्या गया कि अर्थ, अच्छा सो एक स्फेरिकल शेप की अर्थ है, ऐसा अज्यूम करा जाता है कि अर्थ के अंदर एक हेवी बार मैग्नेट प्लेस करी हुई है, अर्थ के अंदर। एक्चुअल वहां पर कुछ नहीं है, देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ, जिसकी वजह से अर्थ के सराउंडिंग में एक ऐसी फील्ड एग्जिस्ट करती है विच इज लाइक अ मैग्नेटिक फील्ड, और वो ऐसे प्लेस है कि जैसे अर्थ के अंदर एक हेवी बार मैग्नेट प्लेस्ड है। तो जब भी हम कोई बाहर से एक मैग्नेट लाते हैं, बाहर से, अच्छा मैग्नेट का मतलब क्या है, सबने कंपास देखा होगा, एक टाइम पास सी चीज होती है, उस कंपास में एक छोटी सी एक नीडल होती है विच इज एक्चुअली ऑफ मैग्नेट। उसको जब हवा में लटकाओ ना, तो नॉर्मली क्या होता है, वो गोल कलर का गोल कंपास होता है, तो हम उस मैग्नेट को क्या बोलते हैं कि तुम ऐसे ही ऐसे मूव कर सकते हो। बट अगर मैं सच में उस मैग्नेट से वो मैग्नेटिक नीडल निकालूं और एक धागे से लटकाऊं, तो वो कहीं पर ऐसे रुक सकती है, कहीं पर ऐसे रुक सकती है, कहीं पर ऐसे, बट वो हर एक जगह पर स्पेसिफिकली एक ही डायरेक्शन में रुकेगी। सो प्रॉपर्टीज में, अच्छा क्या मैं प्रॉपर्टीज लिखूं या सुन लो एक बार, अच्छा सुन लो, अच्छा जल्दी से मैं लिखवाता जाता हूँ, तो लिखते जाओ। व्हेन लेफ्ट अलोन, अच्छा प्लीज स्टार्ट राइटिंग, है ना, फट से साथ में लिखते भी जाओ, क्योंकि ये ना सारे नोट्स तुम्हें बनाने पड़ेंगे और याद रखने पड़ेंगे 2-3 बार। आफ्टर द क्लास यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। सस्पेंडेड इट ऑलवेज पॉइंट्स इन
अच्छा, अभी थोड़े से होल्ड योर क्वेश्चंस, थोड़ा सा पढ़ो एक बार, उसके बाद मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा एट द एंड। इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ। अच्छा, भी ऐसे सवाल मत पूछो, क्या है टू स्पेसेस साइड व्हेन पोल्स आर प्लेड, व्हाट आर द लेंथ कॉल्ड, व्हेन टू स्पेसेस ऑन द साइड वेयर पोल्स आर प्लेड, इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ, लिखा तो है यार, इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ, नॉर्थ एंड साउथ के बीच का, इन द टू स्पेसेस पोल्स आर लेंथ इज कॉल्ड ऑन द साइड, लिखा है मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं, ठीक है। डीप समझ में आ रहा है, थ्योरी टू बी स्टडी, यार पहले एक बार सुन तो लो, जो पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ो, फिर बाद में बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। सो पहली प्रॉपर्टी ये है। सेकंड प्रॉपर्टी, जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, है ना, अभी मैंने बोला कि यहाँ नॉर्थ एंड साउथ पोल है, सो प्रैक्टिकली ये एक इमेजिनरी चीज है। अगर मैं मैग्नेट को बीच से काटूंगा तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ का नॉर्थ पोल अलग हो गया, यहाँ का साउथ पोल अलग हो गया, इट विल क्रिएट अ नॉर्थ एंड साउथ सेपरेटली ऑल्सो, मतलब। सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज द टू पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट, two poles of a bar magnet can never be isolated. Never. Understand this. Can never be isolated. अभी हम थ्योरेटिकली ना नॉर्थ पोल को अलग से बनाएंगे, बट रियलिटी में नॉर्थ पोल अलग से कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सो मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, रिमेंबर दिस थिंग। सो मोनोपोल का मतलब क्या है, नॉर्थ इंडिपेंडेंटली या साउथ इंडिपेंडेंटली कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सर आपने ऊपर बनाया है, इसका मतलब ये है कहने का, ये नॉर्थ और साउथ, अगर मैंने मैग्नेट को बीच में से काटा, जैसे ही तुम काटोगे तो उसके दो पार्ट हो जाएंगे, यस बिल्कुल हो जाएंगे, बट इंडिपेंडेंटली जब तुमने काटा, यहाँ पे साउथ अलग आ जाएगा, नॉर्थ इधर, यहाँ पे साउथ अलग, फिर से नॉर्थ इधर, ठीक है। सिमिलरली यहां से काटा तो फिर से इंडिपेंडेंटली छोटी छोटी मैग्नेट होती जाएगी, उससे क्या होगा, वी आर कमिंग टू दैट, कि उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, बट आइडिया इज यहाँ पर एक साउथ और एक नॉर्थ होगा। सो रिमेंबर, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट इन अ सिंपल लैंग्वेज, रिमेंबर दिस। थ्योरेटिकली तुम कुछ भी लिख दो, बट प्रैक्टिकली इट वोंट एवर एग्जिस्ट। यार तुम लोग सवाल मत आओ यार, अभी स्क्रोल अप यार, अभी इतना लिखा ही नहीं है, जल्दी से लिखो यार फटफट। इफ आई कट अ बार टिल एन एटम, सर है ही नहीं वो कहानी यार, हम उसको कट कर रहे हैं। एवरी एन हैज एन एस, यस, इफ आई कट, एटम की कहानी नहीं हो रही, हम यहाँ पे एटम की बात ही नहीं कर रहे यार, अलग ही चीज है बिल्कुल। डन, ओके। थर्ड प्रॉपर्टी is so monopole does not exist, so practically it will keep on creating north and south. Third point, सो पॉइंट टू इज द रीजन हम मैग्नेट को ना मैग्नेटिक डाइपोल भी पढ़ते हैं, तो बोलते हैं, तो प्लीज रिमेंबर, आई होप सबका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो गया होगा और डाइपोल सबने पढ़ लिया होगा। सो रिमेंबर दैट पॉइंट टू इज द रीजन व्हाई, अच्छा, कोई ऐसा है क्या जिसने बिल्कुल ही इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं पढ़ा है? अच्छा, मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, जस्ट सेइंग, क्योंकि मैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डायरेक्टली यूज करने वाला है। इज ऑल्सो कॉल्ड, आई होप इलेक्ट्रिक डाइपोल सबको याद होगा, is called as magnetic dipole। बहुत छोटी छोटी सी चीजें यूज कर रहा हूँ, और अगर जस्ट इन केस अगर किसी को याद नहीं आ रहा हो तो प्लीज एक बार समझना यहाँ पे, लेटर ऑन गो एंड रीड इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑल्सो, उससे सारी चीजें हम थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं यहाँ पे। सो ओके, सो जब हम ये बोल रहे हैं मोनोपोल, पोल का मतलब क्या है, कि जो हमने वहां पे डाइपोल में बोला था, एक प्लस था और एक माइनस था, तो आई होप इतनी चीज सबको याद होगी, माइनस क्यू चार्ज था, एक प्लस क्यू चार्ज था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने बोला था 12 था, और इस पूरे सेटअप को, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू के पूरे सेटअप को हम बोलते थे दिस इज लाइक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इस पूरी चीज को हम रिप्लेस कर सकते थे एक वेक्टर से, जिसको हम बोलते थे पी, जिसकी डायरेक्शन होती थी माइनस से प्लस की तरफ, और मैग्नीट्यूड होता था इसका वन ऑफ द चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। गाइस थोड़ा सा जल्दी करो यार, लिखने वाला काम है, स्क्रॉल अप मत करो अभी ये सब, ठीक है। जल्दी 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 लिखो कृष्णा। डन। अच्छा, मैं आगे से अगला वाला ध्यान रखूंगा, पेज एंड वाला, भूल गया यार, इतने टाइम बाद क्लास हो रही है, अभी कहाँ पुरानी बातें याद रहेंगी। ओके, ठीक है। सो पॉइंट टू इज द रीजन, हाँ, तो हमने क्या बोला था, ये जो चीज थी हमारी पूरी, इसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते थे, और इसके कुछ रिजल्ट थे, ठीक है। ओके, तो अभी इस चीज को, जो माइनस सॉरी एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल हो, इसको हम रिप्लेस कैसे करते हैं, अंडरस्टैंड।
अरे भाई साहब, तुम लोग क्लास चालू होती नहीं है, छोटी सी क्लास है ये। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको हम रिप्लेस करते हैं एक माइनस स्मॉल एम से और एक प्लस स्मॉल एम से। अगेन यहाँ पे मैं छोटा एम लिख रहा हूँ और इसके बीच की डिस्टेंस है 12। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम डायरेक्टली यूज करना चाहते हैं, इसलिए हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये एम क्या होता है? इसको हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। व्हाट इज द पोल स्ट्रेंथ? तो जैसे हमने क्या बोला, एक चार्ज है हमारे पास माइनस की और एक प्लस की, है ना। जितना बड़ा चार्ज होगा, जितना हैवी चार्ज होगा, कहना है इसे, उसका इलेक्ट्रिक, ये क्या होता था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, राइट। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल की स्पेलिंग नहीं आती सर आपको, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, राइट। कहना ऐसे, ये चार्ज और उसके बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो जितना बड़ा चार्ज उतना ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का स्ट्रेंथ ज्यादा। ऐसे ही जब हम मैग्नेट की बात करते हैं तो तुमने देखा होगा कभी कभी कुछ मैग्नेट बहुत स्ट्रांग होती है कंपेयर टू सम अदर मैग्नेट्स। तो वहां पर डिफाइन कैसे होगा कि कौन मैग्नेट स्ट्रांग है कौन नहीं स्ट्रांग है? तो वहां पर हम बात करते हैं पोल स्ट्रेंथ की। तो जो हमारा एन और एस है, हम उसको माइनस एम और प्लस एम की तरह ट्रीट करते हैं। अगेन माइनस प्लस का मतलब अच्छा बुरा नहीं है, इट इज जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वन इज अदर देन दी अदर। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ। तो ये, अच्छा, ये टाइम पास बचपन में करा होगा कि अगर नॉर्थ और नॉर्थ पोल को पास में लाते हैं, सिमिलर पोल को, तो वो रिपेल करते हैं। और अगर एक नॉर्थ और एक साउथ है तो वो अट्रैक्ट करता है। कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा या कितना स्ट्रांगली रिपेल करेगा, ये उसकी पोल स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है, वन ऑफ द थिंग। सो दिस इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। और यहाँ पर हम बात करेंगे एक नई चीज की जिसको बोलते हैं कैपिटल एम, जो डिफाइंड है जैसे यहाँ पे वन ऑफ द चार्ज, क्योंकि टोटल चार्ज तो डाइपोल में भी जीरो, इलेक्ट्रिक डाइपोल में। सिमिलरली यहाँ पर हम बात करते हैं कि वन ऑफ द पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय उनके बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पर एक कैपिटल एम, एक नया, अच्छा कुछ लोगों ने मैग्नेटिज्म में सुना हुआ होगा। कैपिटल एम क्या होता है? जिसने नहीं सुना है उसको आइडिया बता रहा हूँ केवल। कैपिटल एम इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये वेक्टर क्यों है? क्योंकि जैसे हमने बोला था कि माइनस से प्लस चार्ज की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, ऐसे ही यहाँ पर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ हमारे पास जो एक काइंड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल बनता है, और इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। यार लिखा भी नहीं जा रहा यार आज, इतने दिनों बाद इस पे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। राइटिंग समझ में आ रही ना? या नहीं समझ में आ रही है तो तुम कुछ कर नहीं सकते ज्यादा, तो पढ़ते जाओ। ठीक है, सो कैपिटल एम इज वन ऑफ द छोटा एम मल्टीप्लाइड बाय 12। ठीक है यार, इंटर एक्सचेंजेबल का कुछ नहीं है, वो हमारा एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जैसे हम प्लस क्यू माइनस की जब चार्ज बोलते हैं तो ये थोड़ा बोलते हैं कि ये अच्छा है या ये बुरा है। सिमिलरली दो अलग अलग टाइप के पोल को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम एक को नॉर्थ और साउथ बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ है। अगर मैं उसको घुमा दूंगा तो फिर नॉर्थ और साउथ पोल भी घूम जाएंगे। वैसा चीज है कि एक चीज मैंने फिक्स कर दी है ना, बार मैग्नेट, है ना, अगर तुम उसको रोटेट करोगे तो फिक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी इज, सर दिस इज नॉट डन फॉर अस। व्हाट इज नॉट डन? अच्छा, मैं अभी कुछ अज्यूम ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अभी केवल बार मैग्नेट की चीजें बता रहा हूँ तुम्हें, बिल्कुल फ्रेश। कि जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, जिसमें वैल्यू क्या है? स्मॉल एम एंड उसके बीच की डिस्टेंस। सर पोल्स थोड़ी ना चेंज होते, पोल्स फिक्स हो गए इसीलिए तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि उसको एक जगह पर फिक्स है। इलेक्ट्रो डाइपोल मूवमेंट इज नॉट डन। अच्छा, तो सुनते जाओ एक बार चीजें, थोड़ा सा एक बार बाद में समझ में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, साउथ को प्लस एम या माइनस एम नहीं ले सकते हैं, तो ये हमने कन्वेंशन डिफाइन करा है कि जो हमारा साउथ पोल है उसको हम माइनस एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारा नॉर्थ पोल है उसको हम प्लस एम से करेंगे। दिस इज व्हाट वी फॉलो। ओरिजिनली अगर कुछ और कर देते लोग, है ना, तो हम अलग कर देते। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है? 12 is the geometric length, और ideally it should be magnetic length, but majority of the problems में ये नहीं दिया जाएगा unless it is a problem of specifically geometrical and magnetic length. Normally problems में नहीं दिया जाता है तो हम उसकी geometrical length ही लेते हैं। Ideally वो होना चाहिए, magnetic length होना चाहिए। सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम एस। यस, अभी मैं फील्ड लाइंस पे आ रहा हूँ। अच्छा, पहले जितनी चीजें पढ़ना है वो समझते जाओ, है ना। मैं आगे वाली चीज एंड ऑफ द लेक्चर अगर कुछ डाउट हो तो पूछना। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, स्मॉल एम जो होता है विच इज, अच्छा थोड़ा सा ध्यान देना, ये कैपिटल एम जैसे मैं बना रहा हूँ, स्मॉल एम प्लीज उसको थोड़ा सा मिक्स एंड मैच मत करना व्हाइल राइटिंग। स्मॉल एम इज द पोल स्ट्रेंथ, कैपिटल एम इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो स्मॉल एम, रिमेंबर, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन, फोर्थ पॉइंट है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन मटीरियल। एक्चुअली ना वो वही वाली कहानी ना, ये सब चीजें सब थोड़ी सी ऑब्जर्वेशनल है।
है ना, इसलिए मैं पॉइंट के फॉर्म में लिख रहा हूँ। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्मॉल एम जो होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है, जो हमारे लिए यूज है, अंडरस्टैंड। सपोज ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, अच्छा दिस इज नॉट अ रेक्टेंगल, इट इज लाइक अ क्यूबॉइड, है ना, आई होप ये फील हो रहा होगा सबको, ठीक है। इसका यहाँ पर एक प्लस एम है विच इज लाइक अ नॉर्थ पोल, यहाँ पर एक माइनस एम है, और इसका कैपिटल एम नॉट कैसे डिफाइंड है, स्मॉल वन ऑफ द पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय उनके बीच की रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली 2L लेते हैं। वाई 2L लेते हैं, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला रीजन सेम, कि वो ना हो। अगर इसका विच कलर सपोज मैंने इसको ऐसे काटा, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको काटा तो अब क्या होगा, अच्छा दिस इज एम नॉट, आई एम सेइंग इसका थर्ड पॉइंट देखना है यार, बाद में लिख लेना, अगर किसी का कुछ छूट रहा है तो लीव दैट स्पेस एंड थोड़ा सा यार बाद में लिख लेना, जल्दी लिखो यार, या फोटो ले लो ना फट से, यार फ्लो बिगड़ जाता है यार, जल्दी। हो गया ना थर्ड, ओके। सो ये आया, अगर मैंने इसको ऐसे काटा तो हमने क्या बोला है, ऐसे काटने पर क्या होगा, दो मैग्नेट बन जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल को तो हम अलग कर नहीं सकते, तो यहाँ पर माइनस एम रहेगा, यहाँ पर प्लस एम रहेगा। बट अगर मैंने एग्जैक्टली बीच से काटा है सपोजिटली, तो लेंथ हो गई ये एल। सिमिलरली दूसरा वाला भी सेम कहानी है ना, यहाँ पर हमारे पास माइनस एम हो जाएगा और ये प्लस एम हो जाएगा, और इसकी भी लेंथ एल हो जाएगी। सो द पॉइंट इज, अब इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड इंटू एल। इसका अगर मैं इसको एम डैश लिखूं तो स्मॉल एम इंटू एल हो जाएगा, मतलब ये पुराने वाले से आधा हो गया है। तो क्या याद रखना है कि अगर हम मैग्नेट को अगर वर्टिकली काटते हैं, तो अगर एग्जैक्टली बराबर बराबर, तो दोनों का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पुराने वाले का आधा हो जाता है। अगर अलोंग द लेंथ काटा तो आई एम कमिंग, यार जल्दी क्यों भाग रहे हो, है ना। सो एम नॉट मैंने ओरिजिनल वाली मैग्नेट के डाइपोल मोमेंट को बोला है, उसके रिस्पेक्ट में अगर मैंने उसको वर्टिकली काटा तो नए वाले का मैग्नेटिक मोमेंट पुराने वाले का आधा हो जाएगा। अगर मैंने सेकंड, विच कलर ग्रीन, सेकंड मैंने अगर इसको ऐसे काटा अलोंग द लेंथ, तो हमें दो मैग्नेट कैसी दिखेंगी, ऐसी, वन इज दिस एंड अनदर वन इज ऑल्सो दिस। अब क्या किया है, ऐसे काटने में मेरा क्या हुआ है, एक्चुअली मैंने एरिया आधा आधा कर दिया है। तो प्लीज याद रखना, यहाँ पर ये माइनस एम बाई टू, और अभी मैं इस पे प्रॉब्लम पे आऊंगा तो थोड़ा सा ध्यान देना, ये प्लस एम बाई टू और यहाँ पर भी ये प्लस एम बाई टू एंड ये माइनस एम बाई टू। नाउ द लेंथ रिमेन सेम अभी भी। तो यहाँ पर इंडिविजुअली दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, फिर से काम यही किया है मैंने, तो यहाँ पर क्या होगा, एम बाई टू इंटू टू एल। तो फिर से मेरा आंसर अलग अलग आ रहा है, बट रीजन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। बड़ा गंदा कलर है यार ये, है ना। एम नॉट बाई टू, क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है बिल्कुल अच्छे से। बहुत ही सिंपल कहानी है, कुछ है नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो हम अगर हॉरिजॉन्टली काट रहे हैं तो हमारा एम छोटा, स्मॉल एम जो है पोल स्ट्रेंथ, वो हमारे पास कम हो जा रही है। वर्टिकली काट रहे हैं तो हमारी लेंथ कम हो जा रही है, ठीक है। और क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास हमने क्या बोला था, एक Q1 चार्ज है, कूलम्स लॉ हमारा क्या बोलता था, और एक Q2 चार्ज है, सपोजिटली दोनों प्लस है, और इनके बीच की डिस्टेंस R है। तो हम क्या बोलते थे कि इन दोनों के बीच का फोर्स कैसे डिफाइंड है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। सिमिलरली अगर मैंने दो अलग अलग पोल स्ट्रेंथ के मटेरियल रखे, है ना, एक किसी का और एक दूसरे वाले का M1 और M2 रखे, यार कटिंग पॉइंट तो बहुत ही सिंपल था भाई। प्रज्ञा फट से सुन की क्या है एक बार वापस, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और उसके बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, और स्मॉल एम किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके मटेरियल पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। अगर मैंने वर्टिकली काटा तो जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कहना से वो सेम रहेगा। अगर मैंने वर्टिकली काटा तो ये दो मैग्नेट बनेंगी, तो नया वाला डाइपोल मोमेंट क्या होगा, वन ऑफ द मैग्नीट्यूड स्मॉल एम इंटू डिस्टेंस, तो पुराने वाले के रिस्पेक्ट में उसका आधा हो गया है। अगर मैंने हॉरिजॉन्टली काटा उसको, तो हमारा ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था मैग्नेट का, ये हमारा एग्जैक्टली आधा हो गया है। अगर ये आधा हो गया तो m बाई टू इंटू डिस्टेंस, तो वो भी m0/2। सही है यार। अच्छा तुम इधर उधर अगर तुम लोग भागने जा रहे हो, है ना, तो प्लीज ध्यान से सुनो, ये चीजें दोबारा नहीं समझ आएगी वो फट से, प्लीज रिपीट मत कराओ, बाद में देखना अच्छा फिर, ठीक है। अगर ये हमारे पास कहानी, इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो अगर मैंने पास दो डिफरेंट पोल स्ट्रेंथ के मटेरियल रखे हैं अलग अलग एट अ डिस्टेंस r, तो उनके बीच का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन क्या होता है, ये काम
जिसका मैग्नेटिज्म स्टार्ट नहीं हुआ है तो थोड़ा सा समझते जाना कि ये हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता था जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती थी। सिमिलरली मैग्नेटिज्म में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है ये आता है μ0/4π। Q1 Q2 का काम कर रहा है m1 m2/r²। यू कैन राइट इट लाइक अ फिफ्थ पॉइंट, यस, है ना? ठीक है। और ये हमारे पास ये क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। कोई है ऐसा क्या जिसने बिल्कुल ये भी मैग्नेटिज्म स्टार्ट ही नहीं करा, जिसने म्यू नॉट सुना ही नहीं हो कहीं? कहीं पे ऐसा है क्या अभी कहानी? और एवरीवन इज डन विद वन ऑफ द पार्ट। अच्छा तुमने, ओके ओके, सुनो सुनो सुनो, वेट वेट वेट, ठीक है। तो सिमिलरली, ओके ओके, समझ गया, जस्ट स्टार्ट हुआ है, कूल। सुनना, तो 1/4πε0 कहाँ से आता था? ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता था। ऐसे ही जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है मैग्नेटिज्म में, वो आता है μ0/4π, और μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻⁷, और अभी SI यूनिट में, ठीक है। अभी तुम बाद में पढ़ोगे वो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है हमारे पास टेस्ला एस्ला, तो वहां से यूनिट आती है, बट एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट वैल्यू होती है इसके बराबर, ठीक है। ओके, अब क्विकली मैं दो चीजों में कंपैरिजन बता रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू डू द डेरिवेशन क्योंकि एग्जैक्टली सिमिलर डेरिवेशन है ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं साथ साथ पैरेलली लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रो में तुमने क्या पढ़ा है और उसको हम रिजल्ट को जनरलाइज कैसे कर रहे हैं। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट और ये मैग्नेटिज्म वाला पार्ट। आपने कहा था मोनोपोल डज नॉट करता, तो सही। ओके, सो मैंने बोला था मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। सर ये सेपरेटली कैसे हो गया? तो ये वैसी वाली सिचुएशन है, एक तो थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, बट द सेकंड थिंग, एक मैग्नेट इधर है और दूसरी मैग्नेट इधर है, उसका नॉर्थ और इसका नॉर्थ तो इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक इधर वाली बार मैग्नेट दिस, और दूसरी वाली बार मैग्नेट, तो वो दोनों का तो आपस में इंटरेक्शन हो सकता है, उस चीज की बात हो रही है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड मैग्नेटिज्म में हम क्या बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो चीज हम यहाँ पर क्यू की बात करते थे, क्यू या प्लस क्यू या माइनस क्यू की, यहाँ पर हम प्लस एम या माइनस एम की बात करेंगे, ठीक है। सेकेंड, वहां पर हमने एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देखी थी? 1/4πε0। यार थ्योरेटिकली बहुत सारी चीजें लिख दी जाती है, प्रैक्टिकली वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसा भी होता है कई बार, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ी थी KQ/R², एक पॉइंट चार्ज की वजह से। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर एक नॉर्थ पोल की वजह से केवल अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं, विच इज μ0/4π। क्यू का काम करेगा m/r²। एज सिंपल एज दैट, सिंपल, ठीक है। इसकी यूनिट होती है टेस्ला। थोड़ा बाद में हम रीड करें। स्क्रोल व्हाट भाई? मिस्टर अमूल, कैन यू डू इट फास्ट? ठीक है, डन। ओके, थर्ड पॉइंट विच इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से हमारी कहानी स्टार्ट हो रही है। इस माइनस क्यू और इस प्लस क्यू को हमने बोला था इलेक्ट्रिक डाइपोल, जहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P से डिफाइंड था, Q इंटू उनके बीच का डिस्टेंस, और वो माइनस से प्लस चार्ज की तरफ था, इफ आई वांट टू नो द डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर वही चीज डिफाइंड है हमारे पास, माइनस एम प्लस एम, डिस्टेंस 2L। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय उनके बीच की डिस्टेंस। Very important point, which is the fourth, and the fifth is the super important one, which is what? हमने जब इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो उसके एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता था तो हम बोलते थे उसको एक्सियल पॉइंट। मतलब इफ द पॉइंट इज हियर, सपोज दिस इज द P पॉइंट विच इज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द माइनस चार्ज एंड प्लस चार्ज, उसको हम बोलते थे एक्सियल पॉइंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डिफाइन करते थे? E axial, इट इज 2kp/r³। अब यहाँ पर एक प्राइमरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती थी? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो p की डायरेक्शन होती थी वही होता था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम जो डिस्टेंस मेजर करते थे, अच्छा व्हाई आई एम डायरेक्टली टेकिंग द अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि यहाँ पर ऑल द प्रॉब्लम्स दैट यू विल गेट टू सी इज बेस्ड ऑन दिस। इनके बीच की डिस्टेंस है 2L।
हम ये एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला कब लगा सकते हैं? व्हेन डिस्टेंस बिटवीन ओनली एंड ओनली इफ, एंड ये तुम्हें हमेशा यही मिलेगा, बट आई एम टेलिंग यू स्टिल कि जब हमारा आर बहुत बड़ा होता है, डिस्टेंस बिटवीन द माइनस एंड प्लस चार्ज, विच पॉइंट अगेन, अच्छा तो हमने क्या बोला कि जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू को मिलाकर, अगर लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज पे अगर हमने एक पॉइंट लिया सेंटर से आर डिस्टेंस पे, तो इस पॉइंट को बोलते हैं कि एक्सियल पोजीशन। एक्सियल का मतलब ऑन द एक्सिस, ठीक है। तो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड है वो डिफाइन होती है 2kp/r³ से। तो जो p वेक्टर की डायरेक्शन है विच इन दिस केस इज माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ जो हमारे पास p वेक्टर की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक्सियल पोजीशन पे, विच इज दिस p एक्सियल, और उसकी वैल्यू होती है 2kp/r³ जब हमारा r मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल टू दैट पॉइंट r है। तो r अगर बहुत बड़ा होता है देन वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला। अभी सही है? याद आ गया कुछ कुछ? अगर याद नहीं था किसी को, डन। सिमिलरली हमने क्या बोला, इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, इसी को बोला। तो इसकी जो एक्सिस क्या है, नॉर्थ से साउथ मिलाने वाली लाइन। तो जो पॉइंट यहाँ पर है विच इज अ पी पॉइंट, तो सेंटर ऑफ द मैग्नेट, अगेन ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, वेन एवर द डिस्टेंस ऑफ ये माइनस एम और प्लस एम विच इज आर अगर हमारा बहुत बड़ा होगा एल से, आई विल डायरेक्टली रिप्लेस दिस होल कहानी, एंड वी हैड डन द आई एम श्योर डन द डेरिवेशन ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर बी क्या आएगा, एक्सियल पोजीशन पे एग्जैक्टली सेम। हमने क्या बोला, जो अच्छा जो ये के लिखा है, ये के इज नथिंग बट 1/4πε0, ठीक है। तो 1/4πε0 की जगह हमारे पास क्या आता है, म्यू नॉट बाई, बी इज मैग्नेटिक फोर्स नहीं भाई, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, बी लिख रहे हैं, बी बी बी, कैसी बात कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड है ना। सो इट इज μ0/4π, मैग्नेटिक फील्ड की ही तो, इसी की तो यूनिट बी की टेस्ला होती है, एफ की यूनिट तो फोर्स की न्यूटन ही होगी। अरे अरे अरे, दिमागी हालत सही है ना, है ना। ओके, μ0/4π 2m/r³, सही है। तो एक्सियल पोजीशन पे ये आएगा, ये समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करा है, कुछ भी नहीं करा है। टू का फैक्टर एज इट इज है, के की जगह रिप्लेस कर रहे हैं μ0/4π, पी की जगह रिप्लेस कर रहे हैं एम, और आर की जगह r³, सही है। बोलो बोलो जल्दी। सिमिलर फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं है, पी को रिप्लेस कर रहे हैं एम से, 1/4πε0 को लिख रहे हैं μ0/4π से, और आर का काम कर रहा है आर। इज दैट क्लियर? तो हमें फॉर्मूला क्या याद करना है, अगर तुम्हें डाइपोल के फॉर्मूले याद हैं तो ये बहुत आसान है तुम्हारे लिए, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वे में रिपीट करेंगे। टू बी ऑनेस्ट आई ऑल्सो डोंट रिमेंबर, मैं एग्जैक्टली दिमाग में जब ये लिख रहा होता हूँ तो दिमाग में एक्चुअली मेरे ये चल रहा है, टू की जगह टू लिखा है, पी की जगह एम लिखा है, के की जगह लिखा है 1/μ0/4π, एंड आर की जगह आर। सर उसको कुछ कांस्टेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं है? अच्छा नहीं करते हैं यार, यहाँ पर हम के लिख देते हैं, और के कई बार ना वहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी याद करते हैं, इफ यू रिमेंबर। यहाँ पर नहीं, μ0/4π के लिए कोई अलग रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मैग्नेटिज्म में नहीं है। थोड़ा जूम आउट करना, जूम आउट जूम आउट। चाहिए एक फिफ्थ पॉइंट और, विच इज ऑब्वियसली कौन सा, एक्सियल की बात कर लिए तो अगली बात हम करेंगे इक्वेटोरियल। अथर्वा डन, वट एवर जूम आउट करना देते थे देखो। ओके, सो फिफ्थ पॉइंट इज कौन सा, एक अगर हमारा एक्सियल हो गया, इक्वेटोरियल किसको बोलते हैं, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये बहुत छोटा हो गया है ना। ओके, हाँ सॉरी, ठीक है। इक्वेटोरियल कौन सा पॉइंट होता था, ये हमारा माइनस क्यू होता था, ये प्लस होता था, जो हमारा एक्सिस से परपेंडिकुलर वाला कोई भी एक रैंडम पॉइंट, वहां पर हमने क्या पढ़ा था, फिर से एक बार क्विकली रिपीट कर रहा हूँ, डाइपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी उसको हम EEQ से रिप्रेजेंट करते थे, और वो आती थी डाइपोल के डायरेक्शन के एग्जैक्टली उल्टा। अगर ये डाइपोल ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आती थी, तो वो आती थी KP/r³। और अगर मैं P में वेक्टर लगा रहा हूँ तो क्योंकि वो डाइपोल अगर ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली ऐसे आ रही है, सो इफ आई वांट टू राइट तमीज से कि बिल्कुल ही वेक्टर फॉर्म में इज्जत से लिखना है, तो हम वहां पे माइनस साइन लगाते थे। ये माइनस क्या बताता था हमको,
कि ये P के एग्जैक्टली ऑपोजिट है ना। अच्छा, अगेन हम रिपीटिंग वापस से, यहाँ पर भी R हैज टू बी मच मच ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, तब होता था ये कहानी। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सेम कहानी होगी। क्या, एक को नॉर्थ पोल बोल रहे हैं हम और एक को साउथ बोल रहे हैं, तो हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल क्या है, माइनस से प्लस। तो हमारे लिए इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी होगी, उसके परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला पॉइंट। तो हमारी मैग्नेटिक डायपोल कहाँ है, किस डायरेक्शन में, लाइक दिस। तो इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो आती है वो ये आती है। कितनी आती है, उसको हम लिखते हैं BEQ। क्या फॉर्मूला, फिर से ध्यान से देखो फॉर्मूला कैसे बना रहा हूं मैं। माइनस को माइनस लिख रहा हूँ, के को लिख रहा हूँ 1/4πε0 था, तो इसको रिप्लेस कर रहा हूँ इससे, पी को रिप्लेस कर रहा हूँ एम से, आर को रिप्लेस कर रहा हूँ आर से। ध्यान से देखो क्या फॉर्मूला बनाना। सर एल और आर क्या है इस केस में, यार आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ डाइपोल, कलर चेंज करो, सुंदर नहीं लग रहा ना ये, है ना। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ डाइपोल एंड द पॉइंट पी, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। सिमिलरली जैसे यहाँ पर ये आर लिया था ना, है ना, सेंटर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल से डिस्टेंस को हम आर बोल रहे हैं। एल इज द डिस्टेंस बिटवीन ये, तो जो चार्जेस जहां पर रखे हैं और जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं, दैट डिस्टेंस इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस और बिटवीन बोथ द पोल्स। तो ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है, जब हमारे पास एल बहुत, सॉरी आर बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। इलेक्ट्रिक डायपोल में भी ऐसे ही होता था कि ये फॉर्मूला इज द अप्रोक्सीमेशन जब हम ये यूज करते थे तब। सर आर और आई, इलेक्ट्रो के 4th पॉइंट में सेंटर से क्यों नहीं लिया, सेंटर से लिया होगा डायग्राम का, लिया तो सेंटर से, देख यहाँ पे सेंटर से लिया, यहाँ पे भी सेंटर से लिया है। सर इट हैज टू बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यस बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है भाई, ये बिल्कुल बीच वाला पॉइंट है, यस इट हैज टू बी फ्रॉम परपेंडिकुलर ऑन परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बीच में ही है ये पॉइंट, यस। डायग्राम ऑलमोस्ट सही बना है यार, बड़े आगे किसी को कोई तकलीफ यहाँ तक, देन वी विल कम टू हाउ टू यूज द फॉर्मूलाज। बट पॉइंट क्या है यहाँ पे, दोनों कंपेयर करने का, सो दैट यू डोंट हैव टू रिमेंबर अ न्यू थिंग, तुम्हें कोई नए फॉर्मूले जैसे ना लगे, ठीक है। इसके बाद हमने डाइपोल के 2 और फॉर्मूले पढ़े थे, उन दोनों फॉर्मूले को भी डायरेक्टली रिपीट कर रहे हैं। 6th फॉर्मूला क्या था, कि अगर एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक डाइपोल प्लेस करते थे तो उस पर एक टॉर्क लगता था। याद करो, कोशिश कोशिश क्या करो सर, आप ही को पता है सब फॉर्मूले, है ना। तो वहां पर क्या होता था, याद करो, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होता था, एक दूसरे एंड पे प्लस क्यू चार्ज होता था, और ये एंगल थीटा होता था, पी साइन थीटा, थैंक यू सो मच, साइन थीटा नॉट कॉस, है ना। अच्छा, हमने याद कैसे करा था, कि हमारे पास टॉर्क वाज गिवन बाय पी क्रॉस ई, which is p sin theta. And how to do p cross e? Stretch your finger in the direction of p, curl your finger in the direction of e. तो यही समझ में नहीं आता है ना। अच्छा, स्लोप, ओके, which part you have not understood, tell me. p की डायरेक्शन कैसे डिफाइन होती थी, माइनस से प्लस की तरफ, है ना। इसको अगर मुझे रिप्लेस करना है एक डाइपोल वेक्टर से, तो मैं p ऐसा बोलूंगा, a क्रॉस b हमारा एंगल किसके बीच का होता है, ए बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। सेम चीज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि p वेक्टर और e वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो अगर थीटा है, तो टॉर्क ऑन दैट डाइपोल इज गिवन बाय p sin थीटा। ठीक है, सही है, अभी समझा, जल्दी जल्दी हाँ बोल दिया करो यार जिसको डाउट हो रहा है अगर, पक्का। सॉरी 6 पॉइंट और मैग्नेटिज्म सेम चीज, एग्जैक्ट सेम, ठीक है। कि हमें अगर एक मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, अच्छा जब हम ये बात करें, डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस आइडिया, कि एक मैग्नेटिक फील्ड, जब हमने ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम्स करी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे ड्यू टू बार मैग्नेट, अभी हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट को प्लेस कर रहे हैं, समझना। अब मैं एक बाहर से मैग्नेट लाया और इसको मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, सो दिस इज एक्सटर्नल, ठीक है। लेट्स से दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, तो साउथ और नॉर्थ पोल के बीच का जो एंगल है, लेट्स से दिस एंगल इज गिवन एज थीटा, तो इसको अगर मुझे रिप्लेस करना होगा, वेरी गुड, है ना, तो सेम चीज को रिपीट करना, आई होप, चलो वेरी गुड, थैंक यू, है ना। सो इसको हम रिप्लेस करेंगे तो एम ये आएगा, तो हमारे लिए टॉर्क कैसे डिफाइंड होगा, एम क्रॉस बी, एग्जैक्टली सेम, विच इज एम बी साइन थीटा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो। और अच्छा,
ये टॉर्क की डायरेक्शन हमको क्या बताती है कि वो कैसे घूमेगा, किस एक्सिस के अबाउट। तो अगर मैंने अपना हाथ रखा, आई होप सबको ये राइट हैंड थंब रूल इज वेरी मच क्लियर। मैग्नेट अगर ऐसे रखी, सो दिस इज माय, सॉरी, दिस इज माय मैग्नेट, ये मैग्नेट है, और बी अगर मेरा हॉरिजॉन्टल है ना, तो वी ए क्रॉस बी मतलब एम क्रॉस बी, तो हमारा ये क्लॉकवाइज घूमेगी। अगर सच में जो तुम्हें डायग्राम दिख रहा है, अगर मैंने ऐसे मैग्नेट छोड़ दी, तो क्या होगा, वो मैग्नेट हमारी क्लॉकवाइज घूमेगी, क्योंकि एम इधर है इन दिस डायरेक्शन और बी हमारा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो एम क्रॉस बी करेंगे तो माई उंगलियां इज गेटिंग रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो अगर इस मैग्नेट को ऐसे छोड़ दिया मैंने, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगी। यहाँ तक कहानी क्लियर है सबको? पक्का? ओके, द लास्ट वन इज ऑफ द, लास्ट वन यहीं पे लिख लेते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होती थी वहां पर, U इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ P डॉट E से, विच इज माइनस PE cos थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज डिफाइंड एज, विच इलेक्ट्रिक डाइपोल की माइनस PE cos थीटा है। तो सिमिलरली यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी रिप्लेस P बाय M और E बाय B। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, अच्छा तो हमें क्या याद रखना है, जितने डब्बे बने हैं सब, विच इज माइनस MB cos थीटा। तो इसका ना अभी यूज तुम्हें थोड़ा सा बाद में पता लगेगा। तो एक्चुअली जो बार मैग्नेट होती है, एक जो नेक्स्ट चैप्टर तुम पढ़ने वाले हो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हम एक करंट कैरिंग लूप को रिप्लेस कर सकते हैं बार मैग्नेट से। तो वहां पर भी सारी चीजें वापस से एक बार थोड़ा थोड़ा सा रिपीट होंगी, कि जहां पर हम एक लूप को मैग्नेट की तरह ट्रीट करेंगे, एंड विल यूज दीज फॉर्मूलेज आल्सो। कैपिटल एम, हाँ यार ये सब कैपिटल एम है, यस यस, नॉट ए छोटू एम, दिस इज ऑल कैपिटल एम। कैपिटल है, मैं छोटा में ऐसे बनाता हूँ, ये वाला छोटा सा ये आता है। इफ दिस इज नॉट देयर, तो मेरे मेरे कॉपी में जहां पर भी लिखा है, सो इट इज कैपिटल एन एवरीवेयर, यस। सो इट इज माइनस एम बी कॉस थीटा। अब थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ इन सब में क्या क्या यूज करना है। सो ऑब्वियसली डब्बे सारे याद रखने हैं तुमको, ठीक है? बड़े आगे अब यहाँ तक क्लियर है कहानी सबको? एनी डाउट, एनी डाउट? विल शेयर दिस पीडीएफ यार, मैं रख के क्या ही करूंगा, ले लेना। तो ओरिजिनल कॉपी चाहिए तुम्हें साइंड, ऑक्शन में I'll do the auction for this। ठीक है, सुने? बढ़े आगे। ओके, सो द पहले टाइप ऑफ प्रॉब्लम विच इज एग्जैक्टली रिलेटेड टू डाइपोल, अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट इज बिल्कुल छोटू प्रॉब्लम सा स्टार्ट कर रहे हैं। एक मेरे पास ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शन इज द ओरिजिन। एक मैंने मैग्नेट रखी है, चेंजिंग द कलर, एक मैग्नेट रखी है हमने यहाँ पर, जिसका ये ओरिजिन है 0,0, ये रखी है मैंने -a,0 पर, ठीक है। इसके सेंटर पॉइंट का हमारे कोऑर्डिनेट दिए हैं -a,0। दूसरी चीज यहाँ पे लिखी है, दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल। दूसरी मैग्नेट मैंने रखी है यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली लाइक दिस, ठीक है, वर्टिकल। अच्छा ये तुम्हें सोचना है कि क्या क्या कहानी है। ये रखी है मैंने +a,0 पर, और इसका हमारे पास नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जब भी प्रॉब्लम में ये लिखा है कि वी हैव प्लेस्ड अ स्मॉल मैग्नेट, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये बोल रहे हैं कि भाई जो ये तुम रिजल्ट यूज कर रहे हो, क्योंकि स्मॉल मैग्नेट का मतलब ये है दैट दिस कंडीशन इज वैलिड। सो मोस्टली यू विल गेट टू सी दिस वर्ड, अ स्मॉल मैग्नेट इज प्लेस्ड एट फलाना ढिमका पोजीशन, है ना। तो उसका मतलब ये, यू कैन वेरी वेल यूज दिस, यू कैन वेरी वेल यूज दीज फॉर्मूलेज बेसिकली, ये वाले और ये वाले। हमसे पूछा गया है तो हमने यहाँ पर रखा है, स्मॉल मैग्नेट का मतलब ये है, हमें बताया पूछा गया है इंडिपेंडेंटली मुझे दोनों मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिया गया है m, दोनों का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड m है। फाइंड b नेट एट ओरिजिन, ओरिजिन पर हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू पता करनी है। अच्छा बिल्कुल मैं टाइम पास प्रॉब्लम नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा सा बस केवल लॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उसको ट्राई करो। ओके, ओनली टेल मी कि क्या फैक्टर आ रहा होगा, तुम पूरा लिख नहीं पाओगे चैट में, है ना। सो ओनली राइट द फैक्टर विच इज कमिंग। अच्छा किसी का आंसर सही आएगा तो मैं बता दूंगा, सानिका गलत है भी थोड़ा। अच्छा जल्दी में जल्दी भागने का कार्यक्रम नहीं करना है, आविष्कार सही है, जल्दी। बिल्कुल छोटू सा प्रॉब्लम है, बट ट्राई डूइंग इट फटाफट।
sometime and do it. और बताओ तब तक कोई और कुछ कहानी सुना दो यार, तुम लोग बताते नहीं अपने बारे में। नहीं यार दिया गलत है, सानिका नो दिस इज राइट, वो भी गलत है, जी राइट, यश कृष्ण राम पिता नहीं। चलो 5 लोगों का आ गया वैसे, ये फालतू गप्पे ना किसी और दिन मारेंगे, ओके? फालतू गप्पे बाद में मारेंगे। टेक योर टाइम, सो मतलब ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम एंड ट्राई टू ड्रॉ, जिन लोगों का कुछ ऐसे आंसर ही हो जाएगा बेटा। कुछ अच्छी गप्पे बारे अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो तो बताओ। एम नहीं यार, नहीं ओके ओके, कोई इतना मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सुन लो एक बार, अच्छा इतना कुछ है नहीं। ओके हमने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? जैसे जिसको नहीं पता, सो आई एम टेलिंग यू, सो फील्ड जब भी लिखा है सो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इतनी भी फालतू नहीं। ओके जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से ये एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इट इज इन द प्लस एक्स डायरेक्शन। विच कलर, हाँ, इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो ऐसा है कुछ। इस मैग्नेट के लिए ओरिजिन वाला पॉइंट कहना है इसे एक्सियल है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेफ्ट वाली मैग्नेट के लिए ये पॉइंट इज बिहेविंग लाइक अ एक्सियल। अच्छा मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ डायग्राम लिखना है, ठीक है? ये पॉइंट एक्सियल है, एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? अगेन मैं दिमाग में क्या याद रख रहा हूँ, 2kp/r³ एक्सियल पॉइंट पर, और मैं उसको लिखता चला जाऊंगा तुरंत व्हेन आई एम राइटिंग। सो दिस इज द एक्सियल पॉइंट, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? 2 का काम कर रहा है 2, p का काम कर रहा है m, r³ का काम कौन कर रहा है? ये हमारा a,0 मीन्स दिस डिस्टेंस इज a, तो वो a³, और k का काम कौन करता है? μ0/4π। आई होप यहाँ तक कहानी बिल्कुल अच्छी से क्लियर। हाँ उन्नति नो दिस इज राइट, ठीक है? तो हमारे पास इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ये वाला जो मैग्नेट है दूसरा वाला, कहना है इसे, उसके लिए एक्सिस क्या होती? ये होती। अब उसके परपेंडिकुलर लाइन इज बिहेविंग लाइक अ इक्वेटोरियल लाइन। तो हमने क्या बोला, हो सकता है यहाँ पे ना डायरेक्शन भी पूछ लेते हैं, अभी मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इसका हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है? नीचे से ऊपर, मतलब प्लस जे कैप जैसा। तो हमने क्या पढ़ा, इक्वेटोरियल पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है, तो कहना है से वो एग्जैक्टली यहाँ पर होगी, ये होगी। कितनी होगी? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, μ0/4π, और वहां पर फैक्टर क्या आता है? केवल m/r³ का, r का काम वापस से कर रहा है ये। सो नाउ आई हैव टू वेक्टर्स, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उनकी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? ऐसी कुछ, अरे सब गंदगी हो जाएगी, बट ओके आई होप समझ में आ गया है ना? दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं ये वाले, तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट। जो जो कॉमन है उसको डायरेक्टली बाहर ले ले रहा हूँ, μ0/4π m/a³। अंडर रूट में क्या बचा? यहाँ पर बचा 1 का स्क्वायर, और वहां पर बचा 2 का स्क्वायर, विच इज सो फैक्टर व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर √5। बाकी सब तो चलो कांस्टेंट है, वो आ ही जाएगा, और ऑप्शन में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक कहानी क्लियर है? कुछ है नहीं, कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अगर मैंने अलग अलग जगह पर दुनिया में मैग्नेट प्लेस करी है और किसी एक स्पेसिफिक जगह पर पूछा है, यू कैन वेरी वेल डू दिस थिंग। क्लियर है? श्योर? कोई तकलीफ? जल्दी एक चीज और बता दे रहा हूँ यहाँ पर, आई होप कि ये सबको ऑलरेडी पता होगा। सर एक्सियल इक्वेटोरियल बताया है, जनरल पोजीशन जैसी हमारी डाइपोल वाली कहानी थी वैसे ही जनरल है। मतलब अगर मैंने यहाँ पर कोई जनरल पॉइंट लिया विच इज एट अ डिस्टेंस अगेन फ्रॉम सेंटर से r डिस्टेंस पर है, जल्दी से सुन लो, और ये एंगल थीटा पे है, तो हमने क्या बोला, इसको अपने दिमाग में तुरंत रिप्लेस करो एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर से जो कि m है, और यहाँ से सेंटर से r डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे एक पॉइंट है जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। करना क्या है? करना वही है जो हम डाइपोल में करते थे। क्या करते थे? इस m को रिजोल्व करो तुरंत। तो m को रिजोल्व करेंगे क्योंकि वो एक वेक्टर है, वेरी वेल रिजोल्व इट, और उसके परपेंडिकुलर रिजोल्व करो। सो m को मैंने दो पार्ट में रिजोल्व करा, m cos थीटा एंड n sin थीटा। अब मैं उस ओरिजिनल m को भूल जाऊंगा। इस m cos थीटा के लिए ये पॉइंट मेरा एक्सियल है, तो हमने क्या बोला, एक्सियल पॉइंट पे फील्ड क्या होती है? μ0/4π 2m/r³। तो 2m, m का काम कौन कर रहा है? m cos थीटा अपॉन r³। ये हमारा दूसरा वाला, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 हो गया क्योंकि हमने रिजोल्व करा है। अगर ये 90 है
तो इस m sin थीटा के लिए ये पॉइंट कैसा हो गया, इक्वेटोरियल। तो कहना है इसे इक्वेटोरियल पॉइंट पे एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट होती है, मतलब ये अगर एग्जैक्टली यहाँ है तो वो इधर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल के प्रॉब्लम है ना, बट द आइडिया इज कि वो पुरानी चीज को बस रिकॉल कर लेते हैं एक बार। ये हो जाएगा, तो हमारे पास एक फील्ड है इधर और दूसरी फील्ड है इधर, तो अगर नेट फील्ड पूछेंगे तो हम इसका वेक्टोरियली एडिशन कर देंगे। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? इस पे कुछ डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, बट आइडिया बता रहा हूँ। सो प्लीज गो बैक एंड सी इलेक्ट्रिक डाइपोल के जितने प्रॉब्लम्स थे उसको यहाँ पर सारे प्रॉब्लम्स को रिपीट कर सकते हो, रिप्लेसिंग अ डाइपोल विद अ मैग्नेट। क्लियर है कहानी? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं जल्दी? हाँ ना तो बोल दो, जिंदा हो, निकल लिए। इक्विटोरियल वाला ये वाला बोल रही थी। हमने क्या बोला, ये एक मैग्नेट है डाइपोल वाला, है ना? तो हमने क्या बोला कि अगर कोई पॉइंट है विच इज एट अ रैंडम पोजीशन, हमने दो पोजीशन तो स्टैंडर्ड याद कर ली, वन इज एक्सियल। हाँ लिखना है भाई से, मैं लिख रहा हूँ तो तुम्हें नहीं मेहनत करनी। लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये पॉइंट को हम एक्सियल बोल रहे हैं यहाँ पे, सारे पॉइंट्स को, यहाँ या लेफ्ट में एक ही बात है। और इन सबको बोल रहे हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। बट अगर कोई रैंडम पॉइंट दिया है विच इज मेकिंग एंगल थीटा विद द डाइपोल का डायरेक्शन, कोई रैंडम पॉइंट है पी, तो हमने बोला यार ये तो बड़ा मेहनत हो जाएगा। सो रादर देन डूइंग दैट, हमने जब इसको वेक्टर डिफाइन करा तो वेक्टर का रिजोल्यूशन कर ही सकते हैं। तो हमने क्या बोला, m को इन द डायरेक्शन ऑफ जहां पर फील्ड निकालनी है उसको m cos थीटा बोल दिया और इसको m sin थीटा, और ओरिजिनल को भूल गए। अब मेरे लिए इस m cos थीटा वाली डायरेक्शन में अगर कोई भी पॉइंट होगा m cos थीटा की डायरेक्शन में तो वो एक्सियल होगा। एक्सियल के लिए फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 m बाई r क्यूब। m का काम कौन कर रहा है, m cos थीटा। तो एक फील्ड m cos थीटा की वजह से ये आ गई। सिमिलरली m sin थीटा के परपेंडिकुलर लाइन पे p पॉइंट है, तो वो कितने होगा, m sin थीटा की वजह से म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई r क्यूब। m का काम कौन कर रहा है, m sin थीटा। तो मेरे पास नेट फील्ड क्या है कि इनका वेक्टर समेशन यार, ऐसा वाला कुछ। सही है, बढ़े आगे। गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट, ठीक है। ओके अंडरस्टैंड दिस, अगला वाली कहानी, कूल, डन। ओके, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिक प्रॉब्लम थे, इन सब पे रिलेटेड, और सारे प्रॉब्लम पुराने वाले जाएंगे। थोड़ा सा दो तीन प्रॉब्लम इस पे डिस्कस करना चाहता हूँ जो थोड़ा सा डाउट होता है वहां पर भी, टॉर्क पर और पोटेंशियल एनर्जी पर। टॉर्क पे कैसे प्रॉब्लम बनते हैं, हमने क्या बोला, जो अभी स्टार्ट करी थी कहानी, एक्चुअली ऐसा होता है रियल लाइफ में। सिचुएशन ऐसी होती है कि सपोज मेरे पास एक ये रस्सी है और यहाँ पर मैंने एक्चुअली एक मैग्नेट को लटकाया सिमेट्रिकली, ठीक है। जहाँ, अरे हाँ, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। दुनिया में एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है विच इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये ऐसे ही है और उसको हमने घुमा के छोड़ दिया। हल्का तो ऊपर क्या लिखना है देखो यहाँ पे, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। अगर वर्टिकल नहीं है, कुछ अजीब से डायरेक्शन में होगी, दो अच्छा नहीं बना दो क्योंकि वो वर्टिकल लग रहा है डायग्राम के हिसाब से। जल्दी, ठीक है। ओके, सो अगर मैं तुमसे बात करूं इसका थोड़ा सा, ये एग्जैक्टली डायग्राम इज लाइक दिस कि सपोज ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो हमने अभी ऊपर स्टार्ट करा, और एक मैग्नेट को प्लेस कर रहा हूं मैं लाइक दिस। अच्छा, एक पहली चीज, अगर मैंने सच में मैग्नेट को ऐसे प्लेस करा है एग्जैक्टली लाइक दिस, ऐसा वाला, जहाँ पे ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, क्या ना इस पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा? नहीं नहीं, टॉर्क की बात हो रही है, अभी एंगल की पे आ रहे हैं, कोई टॉर्क नहीं लगेगा। मतलब वो जिंदगी में अगर एक मैग्नेट ऐसी है ये, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, तो कहना है इससे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट दे आर इन द सेम डायरेक्शन, सो दिस विल एक्सपीरियंस नो टॉर्क। तो जिंदगी भर ऐसे ही पड़ा रहेगा बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट है, साइन थीटा का फैक्टर आएगा, साइन 0 इज 0। अगर मैंने मैग्नेट को हल्का सा टिल्ट करा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी और मैंने उसको हल्का सा टिल्ट करा, कितना टिल्ट करा, एट एन एंगल थीटा, तो यहाँ पर मेरे पास नॉर्थ पोल है, सॉरी ये साउथ है और ये नॉर्थ है। क्या ना ऐसे, हमने उसको घुमाया कैसे, ये थोड़ा सा पार्ट समझना। मैंने उसको घुमाया है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो उस पर टॉर्क क्या आएगा, एम क्रॉस बी हमने पढ़ा तो है, बट थोड़ा सा अब एक इंपॉर्टेंट चीज फील करनी है। टॉर्क इज कमिंग आउट टू बी एम बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क आ रहा है। सो आई हैव रोटेटेड दिस लाइक दिस, ये है ना। कैन आई से टॉर्क आ रहा है एम क्रॉस बी, बिकॉज ऑफ द टॉर्क इट विल ट्राई टू गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। दिस इज टॉर्क की वजह से
कैन ऐसे वो क्लॉकवाइज उस पर घूमने की कोशिश करेगी। हमने ओरिजिनली मैग्नेट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया फ्रॉम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस, मैंने घुमाया उसको एंटी क्लॉकवाइज है। कैन ऐसे टॉर्क विल ट्राई टू ब्रिंग बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन या स्टेबल इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं, वो हमारे पास कैन ऐसे क्लॉकवाइज है। जल्दी बताओ, यहां तक बात समझ में आ रही है? तो वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम एक यहाँ पे माइनस साइन लगा देते हैं। Why this minus sign is coming? इसको हम रीस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। यस, एसएचएम ही पढ़ाने वाले हैं अब हम। तो उस माइनस साइन को रीस्टोर करने के लिए, सॉरी, उसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। ये जो आर लिखा है, दिस इज फॉर रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है। फिर हमें क्या बोला जाता है यहाँ पर स्पेसिफिकली, ये रीस्टोरिंग टॉर्क है, मतलब अगर मैग्नेट को ऐसे घुमाया इट विल ट्राई टू कम बैक। जब ये वापस आती है तो इट गेन सम काइनेटिक एनर्जी विच इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बट द पॉइंट इज, हमें एक स्पेसिफिक चीज बताई जाती है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल और स्मॉल वट, तो हम बोलते हैं कि साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं हम थीटा के बराबर। तो जो हमारे पास रीस्टोरिंग टॉर्क है टाउ आर, इसको लिखते हैं हम माइनस एम बी इंटू थीटा। फिर हमने क्या पढ़ा है, दैट ए टॉर्क इज, सर फर्स्ट वन विल नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। नो, फर्स्ट वन वाली तो हमारा ऐसी पड़ी है तो जिंदगी भर पड़ी रहेगी, है ना। अच्छा, सबको आई होप याद होगा स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा। सपोज ये एक पहाड़ है और पहाड़ में ये बॉल है, अगर मैं इसको यहाँ पे रखा है तो ऐसी पड़ी रहेगी, या यहाँ पे रखा है तो भी ऐसी पड़ी रहेगी। सो अगर हम जब इसको हल्का सा ऊपर करते हैं तब यू कैन सी कि इट विल कम बैक हियर, गो हियर, फिर कम बैक हियर, गो हियर। सो इट विल परफॉर्मिंग ऑसिलेशन। अब वो ऑसिलेशन एसएचएम होगा या नहीं होगा उसको डिस्कस करना चाहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्टेबल। यस, वेरी गुड। इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब क्या है कि अगर बॉल को मैंने हल्का सा आगे करा तो वो पूरी लुढ़क जाएगी, विच इज दिस थिंग। ठीक है, यहां तक कहानी सही। तो हमने क्या बोला, टॉर्क हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इट विल ट्राई टू ब्रिंग इट बैक, इसलिए वो माइनस साइन है। टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई अल्फा विच इज माइनस एम बी इंटू थीटा। फिर अल्फा मेरे पास आ रहा है माइनस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। तो ये मेरे पास आ रहा है अल्फा। हमने एसएचएम में पढ़ा है, वेन एवर अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर सम कांस्टेंट इनटू थीटा, then we say it is an angular SHM. Then as soon as you will compare these two equations, so अपने को क्या याद रखना है, that omega comes out to be under root of mb upon I, या फिर correspondingly t is 2 pi by omega, जहां पर I आ जाएगा ऊपर और mb आ जाएगा नीचे। So one formula of time period if it is performing SHM. When it is performing SHM, this is a very primary condition कि अगर थीटा होगा देन इट विल परफॉर्म एसएचएम विद द टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय एमबी। और ये आई किसका है, इट इज ऑफ द मैग्नेट। अच्छा, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टाइम पीरियड के लिए क्या था सर, ये टाइम पीरियड के लिए किया था। यस यस यस, वही कर रहा हूँ। हाउ ओमेगा कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ओमेगा कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। अच्छा, ये एसएचएम की कहानी, दिस इज कॉल्ड एंगुलर एसएचएम। अगर नहीं याद आ रहा है तो प्लीज गो बैक एंड चेक। सो दिस इज कॉल्ड एंगुलर एसएचएम की प्राइमरी कंडीशन है। जैसे ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लीनियर एसएचएम की होती है, ऐसे ही अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज द एंगुलर एसएचएम। वी न्यू द वैल्यू ऑफ सी। सर फोर्स कैसे लगेगा मैग्नेट के ऊपर, फोर्स की वैल्यू क्या है, फोर्स तो हम इसमें अभी अभी बात करी, इसको हम प्लस एम ट्रीट कर रहे हैं, इसको माइनस एम ट्रीट कर रहे हैं। तो प्लस वाले पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इधर पे इस पे इधर लगेगा, दैट्स व्हाई ये फोर्स उसको रोटेट करा। बट वो सब कहानी करने के बाद ये फॉर्मूला है ना, बी की वजह से, वही तो बता रहा हूँ, बी की वजह से एम इंटू बी ऊपर बात करी, तो यहाँ पे माइनस एम बी। अच्छा एक मिनट, वो स्मॉल एम है या कैपिटल है? अच्छा, मैं सब जगह तमीज से लिख रहा हूँ, स्मॉल एम कैपिटल एम कहाँ मिक्सअप लग रहा है। नहीं यार, हर जगह पे कैपिटल एम है, स्मॉल एम है ही नहीं। अच्छा, ये समझाने के लिए इसको मत लिखो, एक मिनट, डोंट राइट दिस थिंग। हर जगह कैपिटल एम है, कहीं पे भी स्मॉल एम जैसा कुछ है ही नहीं अभी, एवरीवेयर इट इज कैपिटल एम। स्मॉल एम अभी गया है। ओके, व्हाट एल्स बाकी सब समझ में आ गया, यूवी न्यू सी सर है। सो टाइम पीरियड हमारे पास ये आ रहा है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, पक्का?
तो ये फॉर्मूला याद रखना है। इस पे वेरिएशन कैसे होता है, नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड क्विकली। अच्छा, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, होप सबको पता होगा, ml²/12, अगर वो सेंटर के अबाउट घूम रहा है तो। कैन वी डू वन प्रॉब्लम क्विकली, यू विल हैव टू टेल, ओके। अच्छा, ये प्रॉब्लम सिमिलर था जो मैंने यहाँ पर मैग्नेट लटकाई थी। तो कई बार क्या होता है ना, समझना ये मैग्नेट है, अभी हम बाद में पढ़ेंगे। अभी अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में होती है। अगर ये मैग्नेट है, ये रस्सी से लटकी हुई है, ठीक है। सपोज अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, या कोई एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो कांस्टेंट है, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये किसका बता रहा हूँ, जो डायग्राम तुम्हें दिख रहा है, ये रस्सी वाला और मैग्नेट वाला। अगर हम इस मैग्नेट को ऐसे हल्का सा करके छोड़ देते ना, तो एम की डायरेक्शन हो गई है ये। अच्छा, तुम्हें ये सब 2D दिख रहा होगा क्योंकि स्क्रीन की बात हो रही है, पर थोड़ा सा फील कर लो, ये पहले हॉरिजॉन्टल था, मैंने उसको घुमाया है, ठीक है। तो एम की डायरेक्शन हो गई ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, तो एम क्रॉस बी, तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करती है। तो एक्चुअली अगर एक रस्सी यहाँ पर है और एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, अगर तुम उसको ऐसे करके छोड़ोगे ना, इट विल ट्राई टू डू स्टार्ट डूइंग लाइक दिस। ये फील हो रहा है थोड़ा सा, जल्दी जल्दी जल्दी, है ना, है ना। अरे, मैं बोल रहा हूँ कि जो ये रस्सी दिख रही है ना तुमको, ये वाला डायग्राम बता रहा हूँ, ये रस्सी दिख रही है और एक ये मैग्नेट है ना। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड विच इज एग्जिस्टिंग, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच इज एग्जिस्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बी एक्सटर्नल इज इन दिस डायरेक्शन। तो अगर मैं इस मैग्नेट को हल्का सा ऐसे रोटेट करूं, तो हमारे पास मैग्नेट और उसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। जितना मैंने मैग्नेट को रोटेट करा और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल थीटा। टॉर्क कैसे डिफाइंड है, एम क्रॉस बी से। सो एम इज लाइक दिस और बी इज लाइक दिस। तो वो कैसे रोटेट होगा, तो उसी का ही टाइम पीरियड की बात होती है। -j+j कुछ भी बोल दो इसको, चलेगा। क्विकली, ओके, सो आई जस्ट क्विकली टेल यू कि कैसे प्रॉब्लम बनते हैं इस पे। सेम चीज कि अगर मैग्नेट थी, ये हमारे पास एक रस्सी से लटकी थी, और इसका टाइम पीरियड आया हमारे पास टी। ये गिवन है कि इसका टाइम, कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड। एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा था और इसको हल्का सा रोटेट करा, तो हमारे पास ये क्या आया, टाइम पीरियड टी आया। अब जहां पे इसका साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, वटेवर, इस मैग्नेट को मैंने दो पार्ट में काटा। बहुत ध्यान से सुनना। सो आई कट दिस मैग्नेट इन टू डिफरेंट पार्ट, वर्टिकल टू दिस, लाइक दिस। और फिर से हमने वन ऑफ द पार्ट को फिर से मैंने अलग से तोड़ा, मतलब तोड़ा मतलब काटने के बाद वन ऑफ द पार्ट, जो कि ये पार्ट दिख रहा है। तुम सोचना कि क्या हो रहा है, आई एम नॉट टेलिंग यू, दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस, मतलब ये छोटू पार्ट जो है ना, वन ऑफ द पार्ट को मैंने वापस सेंटर से लटकाया। यू विल हैव टू टेल मी इस नया वाला टाइम पीरियड पुराने वाले टाइम पीरियड के टर्म्स में क्या आएगा। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, टेल मी द फैक्टर। पहले वाले का टाइम पीरियड टी था, ये एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, तो टाइम पीरियड टी आ रहा था। अब आफ्टर कार्टोइंग द मैग्नेट, आई हैव प्लेस्ड, एक मिनट, इतनी जल्दी में, जो जल्दी में करते हो ना, एक मिनट, ठीक है। आफ्टर कार्टोइंग द मैग्नेट ये है, तो अभी क्या होगा। अच्छा, किसी का आंसर दे आएगा तो, अच्छा बहुत लोगों ने दे भी दिया थी। अरे भाई साहब, इतने प्रॉब्लम, बात गलत, अनिका गलत, अद्वैत गलत, आविष्कार गलत, भूषण गलत, सेम। ये तुक्के मत मारो भाई, है ना, गलत। ओके, फर्स्ट आंसर व्हिच आई गॉट राइट इज ऑफ दीप। दीप इज द, यू गॉट द राइट आंसर। नील गलत, हाँ आविष्कार अभी सही है। आगे गलत 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 गलत। अच्छा, दो लोगों का सही है, दीप एंड आविष्कार। इतने सारे, रुक जाओ, अब मैं नहीं देख रहा हूँ। अच्छा, जिसका भी रूट टू टाइप के फैक्टर आ रहे हैं ना, वो सबका गलत है। ऊपर नीचे कहीं पे भी आ रहे हैं, वो सब गलत है। बहुत, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द लोगों के आंसर आ रहे हैं रूट टू टाइप के, वो सब गलत है। नो डिफरेंस नहीं है यार, कुछ तो आएगा। अब काटा पीटी कर दिए तो कुछ तो होगा। अच्छा, अब नहीं भाई से, अगर मैंने मैग्नेट काटी तो क्या सेम मास रहेगा। इतनी बड़ी मैग्नेट है, उसको काटोगे तो मास तो आधा हो जाएगा। Okay, so first thing is that you have to consider, had taken into consideration was कि m will change to m/2, पहला काम। Yes, I will also change, obviously। अगर मैंने आधा काटा है तो जो उसकी लेंथ है वो हमारी चेंज हो जाएगी ना। अगर पहले लेंथ है जो हम 2l लेते थे, तो 2l will change into l now। इतना तो बेसिक आइडिया समझ में आता है।
तो अच्छा, किसी को अगर ये नहीं पता हो तो प्लीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड इज गिवन बाय मास इनटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन 12। किसी को इस चीज में तो तकलीफ नहीं है? अच्छा, अभी सही आंसर आने लगे। ओके गुड, ठीक है। मास इनटू दिस, मास हमारा आधा हो चुका है, लेंथ हमारी आधी हो गई है, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया m का काम करेगा m/2, l का काम करेगा हमारे पास l/2 जैसा। तो एक वन ऑफ द टू का फैक्टर आएगा यहाँ से m/2 में, और l का काम कर रहा है l/2 जैसा। तो 1/2 और यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर। सो कहना इसे नया वाला जो i होगा वो हमारे पास फैक्टर आ रहा है i/8 का, 4 का नहीं 8 का है। सही है। तो अच्छा, तो टाइम पीरियड में डिफाइन कैसे करा है? 2π√ऑफ I/mb है ना, I/mb है ना, हाँ t/2। अच्छा चलो, अभी बहुत सारे लोगों का आ गया, सो t/2 इज द राइट आंसर। तो नया वाला टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2π√ऑफ I का काम कौन कर रहा है? I/8। अच्छा, अभी अभी m की भी बात करी थी, जब हम मैग्नेट को ऐसे काटते हैं, ऐसे वर्टिकल, तो डू यू रिमेम्बर m का काम करता है m/2, क्योंकि वो आधा हो जाता है। तो यहाँ वाला m का काम भी m/2 करेगा, और b हमारा सेम है दोनों केस में, तो यहाँ पर b ही आएगा। तो बस खत्म। तो यहाँ से 2 और एक 4 का फैक्टर बचा, ऊपर नीचे अपॉन में 8 है, यहाँ पे अपॉन में 2 है, तो 4 बचा, और अंडर रूट के जब बाहर आएगा तो कहना है इसे वो बाई 2 बन के बाहर आएगा। तो टी डैश हमारे पास डायरेक्टली वी कैन राइट t/2। एक बार देख लो इज्जत से, ऐसा कुछ नहीं, कोई मैथ्स वाली टाइप की कहानी है, ऐसा कुछ अलग से ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। सर लेकिन आपने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और लेंथ ऑफ मैग्नेट को सेम कैसे? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये तो जो चीज अच्छा नहीं दी है वो हम सेम मानेंगे ना। सो लेंथ ऑफ द, इसको सेम कैसे मानेंगे? मैंने कहा सेम माना है, इसको आधा तो किया है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द मैग्नेट को सेम कैसे माने? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो इसको आधा काटा ना, तो जो अगर इसकी लेंथ को, जो इसको हम नॉर्मली 2l बोलते थे, तो वो तो l हो गई ना। उसी का ही तो जूम करके डायग्राम बनाया, मतलब यहाँ साउथ हो जाएगा, एक नया नॉर्थ हो जाएगा। ये गिवन होगा प्रॉब्लम में, मैंने वर्बली बताया, बट इट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम। मैंने अपने लेंथ ऑफ द मैग्नेट को एल में पुट किया, लेंथ ऑफ द मैग्नेट को एल में पुट किया, लेंथ ऑफ द मैग्नेट को एल में पुट किया। नहीं समझ आ रहा है, ये 12 था मूवमेंट में। अच्छा नहीं, मूवमेंट में मैंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली है, सॉरी सॉरी सॉरी, सुन ध्यान से। मैंने क्या बोला? m/l का स्क्वायर अपॉन 12 होता है ना। तो मास आधा हो गया m/2, जो इसकी पहले लेंथ थी उसके रिस्पेक्ट में ये आधी हो गई है, ये बोल रहा था। इसका मास m/2 हो गया क्योंकि आधा काटा है, अगर लेंथ पहले 12 थी तो अभी l हो गई है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है? m/l² पे, बाई 12 तो दोनों में आएगा। तो अगर m हमारा 1/2 हो गया है, m/2, और l पुराने वाले के रिस्पेक्ट में आधी हो गई है, l/2, तो फैक्टर इसका स्क्वायर आएगा, तो 1/2 का फैक्टर m की वजह से आ रहा है, और l/2 के स्क्वायर की वजह से 1/4 आ रहा है। तो पहले वाले के रिस्पेक्ट में हमारा ये I/8 हो जाएगा। ये था, समझा कृष्णा की क्या बोल रहा हूँ? वो आइडिया समझ में आ रहा है? वो फैक्टर मैंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली है, आई हैव जस्ट डन कि क्या क्या फैक्टर आ रहा है। सेम चीज यहाँ पे करी मैंने, कि फैक्टर चेक करता जा रहा हूँ, क्योंकि पूरा लिखना नेसेसरली बेवकूफी है वो, क्योंकि यू कीप ऑन राइटिंग लाइक दिस। बताओ बताओ बताओ, क्लियर है? अच्छा, तो क्या अगर मैं अगला सवाल, आई होप सबको समझ में आ गया मैं क्या पूछ रहा हूँ। अगर मैं वर्टिकल की जगह मैग्नेट को हॉरिजॉन्टल काटता, तो मेरा टाइम पीरियड क्या आता है? जल्दी से बताओगे। वाई बी इज कॉन्स्टेंट? इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। बी तो एक्सटर्नल है, कोई एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ये, एंड ये प्रॉब्लम में गिवन होगा कि सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, दैट्स व्हाई। हाँ, हम सेम मान नहीं सकते, इट इज गिवन। ओके, सो व्हाट आई एम आस्किंग यू इज जस्ट एक बार टाइम पास, है ना। अगर मैंने इसको मैग्नेट को अभी हॉरिजॉन्टल काटा, सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो अब मेरा उत्तर में क्या चेंज आएगा, या क्या आएगा उत्तर? सो ये मैग्नेट थी, अब मैं उसको हॉरिजॉन्टली काट रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये मत बताओ कि चेंज होगा कि नहीं होगा, कैन यू टेल मी द आंसर? वेरी गुड। ओह, बहुत सारे लोगों का सेम आ गया, वेरी गुड। सो आई गेस बहुत सारे लोगों का सही। पार्थ इज राइट, अद्वैत राइट, कृष्णा राइट, सब वाह, राइट। आविष्कार गलत, सानिका राइट। अच्छा, एन क्या है? उन्नति वैल्यू वो बताना है कि क्या फैक्टर आएगा। पूर्वल सही है, सही है, चलो वेरी गुड। चलो मोस्टली लोगों का सही है, सो इट कम्स आउट टू बी द सेम, सेम 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 सेम। मास आधा होगा, यस 100% आधा होगा मास। मास विल बी आधा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, डोंट गेट कंफ्यूज। अच्छा, दो तीन चीजें मैंने गड़बड़ लिख दी, एक मिनट।
क्या गड़बड़ लिख दी? गड़बड़ नहीं लिखी है, यहाँ पे मास को भी एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और कैपिटल एम जो मैग्नेटिक डायपोल होता है उसको भी एम से कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा तुम अपने हिसाब से ध्यान ध्यान देना कि क्या लिख रहा हूँ। सो पॉइंट इज, अगर जब हमने काटा है तो जो इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है वो तो आधा हो ही जाएगा, और आई क्या होता है? आई होता है हमारे पास मास इंटू लेंथ का स्क्वायर, है ना। तो मास में क्या फैक्टर चेंज हो रहा है, मैं एक बार वो लिख दे रहा हूँ बस, केवल मास इंटू लेंथ का स्क्वायर है ना, प्रोपोर्शनल में लेंथ का स्क्वायर। अगर हॉरिजॉन्टली काटा है तो मास उसका हो गया है आधा, तो 1/2 का फैक्टर, और लेंथ हमारी अभी भी वही है तो वो चेंज नहीं होगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा आधा हो जाएगा। सही है ना? तो देखो यहाँ से आई अपॉन एम बी है ना, आई भी आधा हो गया, एम भी आधा हो गया, बाकी सब कांस्टेंट है, तो कहना है टाइम पीरियड हमारा सेम रहेगा, टी डैश विल बी सेम। केवल लिखना है सर 3m मास कैसे समझेंगे? 3m, 3m कहाँ लिखा है मैंने? 3m मास कैसे समझेंगे? नहीं समझ, 3m's है कैसे समझेगा? अच्छा 3m's है इसीलिए यार, अच्छा वो मैंने थोड़ी गलती कर दी, ये मास लिखना चाहिए था मुझे, इसको m नहीं लिखना चाहिए था। कैपिटल एम राइटिंग फॉर द डाइपोल मोमेंट, है ना, इसीलिए इसीलिए वो तुम्हें फैक्टर लिखते जाओ, वो ज्यादा आसान होता है, रादर देन राइटिंग मास को भी m लिख रहे हो, इसको भी m लिख रहे हो, वो अपने दिमाग में क्लियर रखना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर रिटन मास, यहाँ पे m/2 लिख दिया, बट वो मास का आधा बाई 2 है, मास बाई 2 है। अच्छा वो लिखना है यार वो वैसा। क्लियर है कहानी यहाँ तक? सही है? टॉर्क वाली कहानी समझ में आ गई कि हाउ टू गो अबाउट दिस, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। एक आध पोटेंशियल एनर्जी को और जल्दी से बता देता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी का जरूरत कहाँ है या फिर यूज कहाँ है। ये और भी आसान है कि सपोज मैंने तुमसे बोला ये एक मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब पोटेंशियल, अच्छा सब लोग याद रखना, टॉर्क वाले कहानी में भी जब थीटा की वैल्यू 0 होती है उसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, जो यहाँ पे लिखा था। सो जस्ट आई एम श्योर पता होगा, थीटा 0 इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा इज इक्वल टू 180 इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है? लेक्चर इज स्टिल 8:30। यार तुम लोग पढ़ लिया करो ना यार, जितना लेक्चर लेक्चर क्या पूछते हो, जब तक ज्ञान बट रहा है ले लेना चाहिए। 3 इडियट्स नहीं देखी? नहीं, अरे और ज्यादा पढ़ने का मन हो रहा है तुम्हारा? लोग तो खुश हो गए, बोल रहे कम पढ़ा सर, तुम्हें ज्यादा पढ़ना है। ओके, क्या बता रहा था? बी है, हाँ। सो मैग्नेट अगर मेरे पास, तो हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या बोला कि अगर मैग्नेट ऐसे रखिए, विच इज द व्हेन द एंगल इज 0, विच इज साउथ पोल और नॉर्थ पोल। 3 घंटे लेक्चर में ब्रेक नहीं दिया तो मैंने तुम्हें कब पढ़ाया ब्रेक दूं तुम्हें? ठीक है? ओके जल्दी सुनो यार, आज लेक्चर अभी बस अभी यार, बचपन की आदतें गई नहीं तेरी। ये है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो जस्ट रिमेंबर, यहाँ पे अलग से लिख दे रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है? स्टेबल किसको बोल रहे हैं? जब थीटा की वैल्यू 0 है। अच्छा स्टेबल ना नॉर्मली जिंदगी में ना हर जगह चीज अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करने की कोशिश करती है, हर जगह, ऑलवेज रिमेंबर। इस पेन को मैं छोड़ रहा हूँ तो एक थॉट होता है सोचने का कि अर्थ इज पुलिंग इट टुवर्ड्स द सेंटर, और दूसरा थॉट होता है सोचने का कि ये पेन को पता लग रहा है नेचुरली अगर मैं नीचे जाऊंगा तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी कंपैरेटिवली कम होगी। सो रिमेंबर, स्टेबल हम बोलते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 पर, उस टाइम पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है? विच इज माइनस एम बी। सर मुझे 8 बज के 6:30 तक तो साथ, यही तो जिंदगी है यार, तुम लोग की पढ़ते रहो। ठीक है? यू मिनिमम हमारे पास आ रहा है माइनस एम बी। सो जस्ट रिमेंबर कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है जब थीटा की वैल्यू 0 है, विच इज माइनस एम बी, है ना। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जब होता है तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। जस्ट ऐसे याद भी रखना है तुम्हें कि व्हेन थीटा की वैल्यू 180, तो माइनस एम बी कॉस 180 -1 हो जाएगा, तो विच इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज प्लस एम बी। दो चीजें ये याद रखनी है। तीसरी चीज, इसके प्रॉब्लम्स कैसे बनते हैं, हमको बोला गया सपोज कि मैग्नेट हमारी ये है, मतलब दिस इज माय इनिशियल पोजीशन, इस मैग्नेट को पूरा 180 डिग्री घुमाना, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम से लेट्स से मैं बोलूं बिल्कुल पूरा 180 डिग्री घुमाना, मतलब इसका नॉर्थ पोल यहाँ पर ले आना और साउथ पोल यहाँ पर ले आना, लेट्स से ये फाइनल पोजीशन है। तो इसको यहां से यहां लाने में कितनी मेहनत लगेगी, मतलब प्रॉब्लम ऐसा लिखा होगा, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट
वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, हाँ चलो वेरी गुड, एक्सटर्नल एजेंट इन रोटेटिंग इट। अच्छा, जिसने अगर डायपोल पढ़ा है उसको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, रोटेटिंग इट बाय 180 डिग्री। कुछ नहीं है, बिल्कुल टाइम पास। चलो ओके, जिसको समझ में आ गया, आई गेस सबने आंसर सही दे ही दिया है, सनी का भी गलत है। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी क्या बोलती है, मेरे पास कितनी एनर्जी है, विच इज इन केस ऑफ मैग्नेट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम बोलते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। मेरे पास कितनी एनर्जी है, मैं कितनी मेहनत करूं उस पे, विच इज कॉल्ड डब्ल्यू एक्सटर्नल, जो हमें पता करना है, सो दैट वो फाइनल पोजीशन में पहुंच जाए। अच्छा, इन सब प्रॉब्लम में इफ नथिंग इज मेंशन्ड, वी ऑलवेज से कि हमारा वी आर रोटेटिंग इट स्लोली सच दैट इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आ रही है, जब तक मेंशन नहीं है तब तक। ओके, मेरे पास इनिशियल एनर्जी अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो कितनी एनर्जी, जिसको हम यू मिनिमम बोलते हैं, माइनस एम बी कॉस जीरो, जस्ट लिखवाने के लिए एक बार लिख लो, प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल, कितनी मेहनत मैं करूं सच दैट मैं पूरा घूम जाऊं, विच इज अगेन प्लस एम बी कॉस प्लस एम बी, मतलब कॉस 180 वो प्लस एम बी हो गया, तो ये जीरो हो गया, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या आ गया हमारे पास 2mb। तो ये काम हमने इसके लिए करा है, क्या मैं थीटा 1 से थीटा 2 के लिए भी कर सकता हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जनरलाइज वे में ना ये रिजल्ट लोग एज अ रिजल्ट याद कर लेते हैं, अगेन आई डोंट रिमेम्बर, ऐसा कुछ बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं। सपोज क्या रिजल्ट बता रहा हूँ कि कई बार ना ऐसा रिजल्ट बुक में लिखा होता है, सुन लो एक बार, कि सपोज ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये एंगल है थीटा 1, आफ्टर सम टाइम ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, थोड़ी देर घुमाने के बाद मैं मैग्नेट को ऐसे रख रहा हूँ, आफ्टर घुमाइंग द मैग्नेट, अभी लेट्स से दिस इज मैग्नेट इज मेकिंग एंगल मैग्नेटिक फील्ड से थीटा 2, ये बी है, ये एंगल को थीटा 2 बोल रहा हूँ। हमें यहाँ से इनिशियल से फाइनल पोजीशन, बिल्कुल फालतू सवाल है ना, इनिशियल से फाइनल पोजीशन लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं बोलूंगा इनिशियल एनर्जी प्लस बाहरी इंसान ने कितनी मेहनत करनी है, एंड इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस थीटा 1, मेहनत इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा 2। तो मेहनत कितनी आ गई, तो कई बार ना जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला इफ यू फील लाइक, अगर तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है ना, तो फॉर्मूला याद कर लो, नहीं याद करोगे तो भी चलेगा, है ना। अगर तुम्हें बेसिक वर्क एनर्जी थ्योरम याद है कि अगर थीटा 1 से वो थीटा 1 थीटा 2, किसी के लिए भी ये रिजल्ट वैलिड है, माइनस एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, जहाँ पे थीटा 1 इनिशियल एंगल है ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड एम वेक्टर, और दूसरा वाला थीटा 2 है। बताओ बताओ बताओ, यहाँ तक कहानी। सर इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में मैग्नेटिक के पास काइनेटिक हो सकती है, बट प्रोवाइडेड इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम है, तो फैक्टर यार वर्क एनर्जी थ्योरम। वैसे इस टाइप के प्रॉब्लम में यू वोंट गेट टू सी, तुम बोल सकते हो कि सर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाए, यहाँ पे भी काइनेटिक आ जाए, यस वेरी वेल आ सकती है, बट अगेन आई हैव नॉट सीन द प्रॉब्लम दिस, जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी वो इंट्रोड्यूस करें, बट करना हो तो कर सकते हैं, यस। स्टेबल और अनस्टेबल नहीं यार, स्टेबल अनस्टेबल हम यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं, समझना, हम एक मैग्नेट रखी है, उसको हम स्लोली घुमा रहे हैं, स्लोली, सो दैट काइनेटिक एनर्जी पहले भी जीरो है और बाद में भी जीरो है, या सेम है प्लीज। स्टेबल अनस्टेबल हम कब बात करते हैं, एक बात समझो ध्यान से, वाई यूएफ इज नेगेटिव, ओके एक बार, अच्छा सुन लो एक बार वापस से, स्टेबल अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, कहाँ गया हमारा ओरिजिनल डायग्राम, ये वाला अगर था सपोज, है ना, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मैग्नेट, अच्छा फ्रेश बना रहा हूँ यहाँ पे एक डायग्राम, वाई यूएफ इज नेगेटिव, ये वाले में फॉर्मूला फॉर्मूला ही डिफाइंड है, माइनस एम बी कॉस थीटा ना, यूआई भी तो नेगेटिव है, क्या कंफ्यूजन है जल्दी, गॉट इट ना, हाँ। स्टेबल अनस्टेबल एक बार सुन लो, ये हर जगह पर सेम कहानी है, ये हमारे पास अगर भी है, अगर मैग्नेट ऐसे रखी हुई है, ऐसे का मतलब यहाँ साउथ और ये नॉर्थ, तो एम और बी के बीच का एंगल जीरो दिख रहा है, देखो जल्दी भूषण एक बार समझना ध्यान से, है ना। तो मैग्नेट को अगर मैंने ऐसे करा तो वो अपनी जगह पे वापस अगर घूमती रहेगी, तो इसको हम बोलते हैं स्टेबल। अगर ये मैग्नेट हमारी उल्टी रखी होती, जहां पे नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है, तो ये मैग्नेट अगर ऐसी है, इसको हल्का सा भी तुम, अनस्टेबल में रुकी हुई है, टॉर्क जीरो है, बट इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा, विच इज द हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, इसको हल्का सा भी घुमाओगे ना तो ये पूरा घूम जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यही वाला पहाड़ वाला एग्जांपल है, ये बॉल यहाँ रखी है, यहाँ पे रखी पड़ी रहेगी, बट हल्का सा मूव करोगे तो पूरी घूम जाएगी। सिमिलरली अगर इसको हल्का सा रोटेट करोगे, पूरा चक्कर काट जाएगी, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
जल्दी 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 बोलो, क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है सबको? डन, यहाँ तक सही है बिल्कुल। ओके, थोड़ा सा हमारे पास टाइम है। हाँ, सो बार मैग्नेट वाली पूरी कहानी खत्म हो गई है। नेक्स्ट पार्ट इज अर्थ मैग्नेटिज्म। थोड़ा सा सुन लो एक चीजें कि क्या क्या है अर्थ मैग्नेटिज्म। कहानी तो सुन लेते हैं एटलीस्ट आज। दिस इज द मोस्ट थ्योरेटिकल पार्ट, है ना। बहुत कंफ्यूजिंग होता है कुछ कुछ कहानियां, है ना, कि यार कैसे है या क्यों हो रहा है। तो प्लीज जितनी देर है अभी क्लास, थोड़ा सा ज्यादा बी लिटिल बिट मोर अटेंटिव, लास्ट में बिल्कुल सो मत जाना। ओके, अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है, क्या देखा गया? तो लोगों ने ये ऑब्जर्व करा दैट अर्थ बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट विच इज प्लेस्ड हेविली इनसाइड द कोर ऑफ इट। तो अर्थ कैसी है हमारी, बिल्कुल स्फेरिकल। दिस इज लाइक अर्थ। अर्थ के सराउंडिंग में हमें कैसे पता बार मैग्नेट है? तो हमने इसके सराउंडिंग में अलग अलग जगह पर ले जाके एक सिंपल एक मैग्नेटिक कंपास वाली जो नीडल होती है, नीडल को नॉर्मली हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। अच्छा, एक सॉरी सॉरी सॉरी, एक इंपॉर्टेंट चीज बताना और भूल गया, एक सेकेंड, एक मिनट एक मिनट यार। बार मैग्नेट की एक फील्ड लाइंस समझना बहुत जरूरी है। हाँ, सो जो बार मैग्नेट हमने कैसे बनाई थी, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। तो याद क्या रखना है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की फील्ड लाइंस बताई थी, प्लस चार्ज से बाहर निकलती थी और माइनस पे एंटर करती थी, ऐसे ही बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो साउथ पोल से बाहर निकलती हैं और सॉरी नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं, साउथ पोल पे एंटर करती हैं, लाइक दिस। तो पहली लाइन जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, इट इज लाइक दिस, जो हमने बताई थी। क्या बताई मैंने अभी अभी बताया था क्या, कि ये एक्सियल पोजीशन है। एक्सियल पोजीशन पे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होती है। तो वो वैसे ही बनेगी एग्जैक्टली, और ये आगे तक जा रही है इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे इन्फिनिटी से एंटर कर रही है। दूसरी फील्ड लाइंस बनेगी ऐसे। वन सेकेंड, अच्छा लेट मी ट्राई टू ड्रॉ, जितना एक्यूरेटली ड्रॉ कर पा रहा हूँ। वन सेकेंड, कुछ ऐसे, ठीक है। तो हमेशा साउथ से बाहर निकल रही है। सो याद क्या रखना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और साउथ पे एंटर करती हैं, ठीक है। और अगर मैं बिल्कुल पास वाली लाइन बनाऊं तो वो कुछ ऐसी बनेगी। अच्छा, अब ये थोड़ी स्मूथ लाइंस है, ट्राई टू ड्रॉ जितना स्मूथली यू कैन ड्रॉ इट इन योर कॉपी, है ना। वो स्मूथ लाइन है लाइक दिस। स्मूथ तो ये भी नहीं दिख रही है, बट आइडिया समझ जाओ। या एक काम करना, गूगल करना डायग्राम, तो वो थोड़ा सा बेटर डायग्राम यूल गेट टू। नॉर्थ से बाहर निकल रही है और साउथ से काफी गंदा डायग्राम मिल रहा है। नेक्स्ट क्लास में आई विल शो यू अ प्रॉपर डायग्राम। सो नॉर्थ से बाहर निकल रही है, साउथ पे एंटर कर रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, इट इज आउटसाइड इट। अंदर क्या होता है, अंदर हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है लाइंस। उल्टा क्या बोल रहा हूँ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। इनसाइड द बार मैग्नेट फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इंपॉर्टेंट चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज लूप। फील्ड लाइंस फॉर्म्स अ क्लोज, अच्छा ये दो तीन पॉइंट लिख लो, ये याद ही कर लो। फॉर्म्स क्लोज लूप, अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती थी। सेकंड क्या, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आउट मैग्नेट, अच्छा मैग्नेटिक एफ ई, अच्छा एम एफ ई का मतलब मैं बार बार लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम, स्टार्ट्स टूवर्ड्स साउथ पोल। कब, आउटसाइड द मैग्नेट, दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक क्या लिखा है, फील्ड लाइंस एम एफ एल, ओके सॉरी, अरे यार, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एम एफ एल एस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके वटेवर, ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड ऑफ इट। यहाँ तक कहानी सही है।
अच्छा, एक मिनट, सब तमीज से लिखते जाना, मैं थोड़ा सा ऐसे वर्बली बता रहा हूँ, बट आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर टू यू। यहाँ तक सही है? जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा, यहाँ पर ना फॉर्म्स अ क्लोज लूप, इंपॉर्टेंटली ये क्यों लिखा है पॉइंट, अनलाइक अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसलिए ये लिखा है यहाँ पे, नहीं तो ये बताने, अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और क्या है, और क्या है, हाँ तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कंजर्वेटिव होती थी, मैग्नेटिक फील्ड इज अ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती थी, कंजर्वेटिव। और तो क्या जरूरत है तुम्हें, हाँ बाकी ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि अभी हम अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट बनाने वाले हैं, तो उसकी फील्ड लाइंस की जरूरत पड़ेगी, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो फील्ड लाइंस कैसे होती हैं। अगर एक बार मैग्नेट है तो नॉर्थ पोल से बाहर आ रही है, साउथ पोल से इधर, और ये भी फील्ड लाइंस एक्चुअली इंपॉर्टेंट है जो इधर से पास हो रही है ना, क्योंकि इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा, और ये तो सबको समझ में आता है कि फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, है ना, क्यों नहीं करती है, वो पुराना वाला रीजन कि एक जगह पे दो फील्ड नहीं हो सकती, मतलब अच्छा फील्ड लाइंस का मतलब क्या है कि अगर मैं तुमसे इस जगह पर बोलूं तो किस डायरेक्शन में फील्ड है, इस डायरेक्शन में, है ना, दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड इट। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो 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 जल्दी, यहाँ तक कहानी क्लियर है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंड एम का क्या रिलेशन होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंड एम का मतलब क्या है? नहीं नहीं, हाँ एम ज्यादा, अच्छा जितनी ज्यादा डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन उतना ही ज्यादा है। एक सेकंड रुकना, कमिंग, पानी लेके आ रहा है, 1 सेकंड। सो बेसिकली आइडिया यार वही वाला है, पुराना वाला, क्या कि यार फील्ड लाइंस, जैसे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, सिमिलरली हाँ, जो कोई एक सवाल पूछा है सर फील्ड लाइन से क्या लेना देना, सपोज ऐसी बनाई, तो यहाँ पर ये पॉइंट अगर 1 है और ये पॉइंट 2 है, तो यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा दिख रही है कंपेयर टू 2, 2 में दूर दूर है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड एट B1 विल बी मोर देन B2, विच इज राइट, है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, कुछ और बता रहा था, हाँ तो ये वाली कहानी एक इंपॉर्टेंट है। तो अगर m ज्यादा होगा, मतलब पोल स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो वहां से ज्यादा लाइंस कंपैरेटिवली बाहर निकलेंगी। एक इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहा था यहाँ पे कि जैसे कहीं पर भी ना मैग्नेट होती है, मतलब अगर मैं तुम्हें एक रैंडम आइडिया बताऊं कि सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, अगर सच में तुम एक मैग्नेट लेकर आओगे ना, उसको फ्रीली सस्पेंड करोगे, तो वो जो मैग्नेटिक नीडल हम बोलते हैं, ऐसा जिसमें एक साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल, वो एग्जैक्टली मैग्नेट की डायरेक्शन में आके रुकती है। तुमने उसको कहीं पर भी छोड़ा, वो घूम घूम के इवेंचुअली इट विल ऑलवेज 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 स्टेज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमेशा। जस्ट रिमेंबर, सो मैग्नेटिक दिस इज मैग्नेटिक नीडल जिसको हम बोलते हैं, इट इज नथिंग बट अ सिंपल मैग्नेट ही होती है, जिसको हम अभी यूज करने वाले हैं। इट, रिमेंबर दिस, इट ऑलवेज stays in the direction of magnetic field, in the direction of magnetic field if suspended freely। क्या कहाँ लिखा हूँ, ओके लिख लो अच्छा जल्दी से, if suspended फ्रीली, अगर मैंने उसको, तुम बोलो मैंने फोर्सफुली पकड़ के कहीं और रखा है तो बात अलग है, बट अगर तुमने फ्रीली छोड़ रखा है उसको, वो हमेशा उस डायरेक्शन में आके रुकेगी जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, हाँ एक और जो भी इंपॉर्टेंट बता रहा था, ये कभी भी होगा ही नहीं कि एक फील्ड लाइन ऐसे है और दूसरी फील्ड लाइन ऐसे है, कि तुम बोलो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। व्हाई? क्योंकि अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड को इंटरसेक्ट कर दिया, मतलब इनडायरेक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इस पॉइंट पर ये भी है, एक पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती है, तो दिस इज रॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक एक जगह पर एक ही डायरेक्शन में फील्ड होगी,
तो बी नेट हम फाइंड आउट करेंगे तो हम ये नहीं बोलेंगे ना कि यहाँ पर फील्ड इधर, मैं बोलूं कि मेरे हाथ को कोई एक इधर से खींच रहा है, किधर से खींच रहा है, इवेंचुअली मुझ पे नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि इस जगह पर ये दो मैग्नेटिक फील्ड है, इनका रिजल्टेंट बोलेंगे जो भी। सो वी कैन फाइंड बी नेट, बट ये मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा फील्ड लाइंस ये इमेजिनरी लाइंस है ना, एक्चुअल लाइंस तो एग्जिस्ट कर नहीं रही है, सो दीज आर इमेजिनरी लाइंस। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो हम उसका रिजल्टेंट के ही डायरेक्शन में बनाएंगे। सो रिमेंबर इट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यहाँ तक कहानी, ये चीज समझ में आ गई। ये अच्छा कुछ कुछ प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बट जिन लोगों ने अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो अगला वाला चैप्टर है वो नहीं पढ़ा है, तो इसको बस केवल अभी लिख लेते हैं, उसको हम बाद में समझेंगे कि उसका इंपॉर्टेंट मतलब क्या है। सो जैसे हम क्या बोलते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अगर हमने एक प्लस क्यू चार्ज रखा है इधर, तो कहना है उस पर फोर्स उसी डायरेक्शन में लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर माइनस है तो एग्जैक्टली ऑपोजिट। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स ना मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं लगता है, तो इसीलिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं बोलते, इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही बोलते हैं। अच्छा, इस पॉइंट को मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, ओके, बट एक बार जिसने सुना एक बार सुन लो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, बट ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ना चार्ज पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगता है, वो कुछ एक अलग फॉर्मूला होता है जो अभी लीव दैट। सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोल सकते हैं, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वी कैन नॉट से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, बिकॉज कुछ अलग ही कहानी होती है। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ बस सुन लो, बट इसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे जब थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा, देन विल डिस्कस दिस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बेसिक प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंटली जो हमें जरूरत पड़ने वाली है, वो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है इसकी, कि वो कैसे मूव करता है या क्या वाली कहानी होती है। तो सबसे ज्यादा डायग्राम ऑफ बार मैग्नेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इस टर्म्स में, ठीक है, ओके कूल। प्लीज इंपॉर्टेंट एक चीज, अगर एक मैग्नेट के एरिया क्रॉस सेक्शन वेरी हो रहा है तो उसके पोल्स कैसे, अरे सब अभी अलग कहानी थोड़ा भी इसका है ना, कि वो डिफाइन ही वैसे नहीं हो रहा, वो अलग चीज है। अच्छा एक मिनट, शुड वी स्टडी दिस फ्रॉम एनसीईआरटी? प्लीज स्टडी, इट्स अ वेरी गुड थिंग। प्लीज दो तीन चीजें सुनना ध्यान से, बार मैग्नेट का पूरा पढ़ लेना एंड ट्राई टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स। दूसरी चीज जो अगला वाला है अर्थ मैग्नेटिज्म, इफ यू गेट द टाइम प्लीज गो बिफोर द नेक्स्ट क्लास एक बार एनसीईआरटी से पढ़ के आना, क्योंकि वो बहुत थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा समझने में कहानी होती है, तो एक बार गो एंड रीड फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली द थ्योरी पार्ट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, so that it will be better when I'll teach you the next time. So bar magnet is electric dipole पढ़ना अगर जिसको डाउट हो रहा है। So after electric dipole come to bar magnet, solve certain problems of bar magnet। उसके बाद if you get time then study little bit of earth magnetism so that कि हम उसको जल्दी से कर पाए। चलेगा? ओके, अलविदा, एंजॉय द डे। फाइंड द वर्क डन वाला क्वेश्चन का पेज खोलो यार। वर्क डन वाला क्वेश्चन क्या था यार, कहाँ था? ये था, अच्छा ओके, हाँ था, हाँ ये वाला कर ले, अलविदा कर ले अब। चलो जिसको लिखना है लिखो। जिस समय का ओके, चलो बाय 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 बाय। नोट कर लिया क्या जिसको नोट करना था? मैं बंद कर दूं? बाय बाय। डन ना? फिफ्थ पॉइंट क्या है यार, बाद में नोट कर लेना। फिफ्थ पॉइंट मैं बताऊंगा मैं बाद में, यस यस आई विल टेल यू लेटर, एक बार जब थोड़ा सा पढ़ लोगे देन बेटर समझ में आता है, वो भी नहीं आएगा। ओके ओके, बाय गाइस, बाय बाय बाय, थैंक यू, बाय।